इस वीडियो की स्टार्टिंग में कश्मीरी बताता है लास्ट नेम मारियस ये एक कॉमन नेम है जो कि कॉन्टिनेंट में कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन डेल्की किंगडम में सिर्फ स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ही एक थी जिससे इस नाम का यूज करने का अलाउ था। द ऑर्फन मून सेक्रीफाइस ये एक बाहर से ऑर्फनेज जैसी दिखती थी, लेकिन ये एक ऐसा फैसिलिटी था जो डेल्की किंगडम के रॉयल फैक्शन ऑपरेट करते थे एसेसियन स्पाई बनाने के लिए। ऐसा कहा जाता था कि ऑर्फनेज के एक दूसरे के बच्चे अपने साथ एक डीप पियोन बनाने का अलाउ करती थी, फिर उसके बाद एक दूसरे को मारने का मजबूर किया जाता था। उस प्रोसेस में जो बच्चे बच गए वो एसेसियन बन गए। बाद में उस ऑर्फनेज को बंद कर दिया गया क्योंकि प्रिंस के फैक्शन ने सिविल वॉर को जीत लिया था। ये सारी बातें कश्मीरी जिन को बताता है और आगे बोलता है कि उस ऑर्फनेज से 10 बच्चे को रिलीज कर दिया गया था सिटीजन के रूप में, और अहुल जो कि पहले ही मर गया, और 9 बच्चे जो कि डल्की के सिटीजनशिप ऑप्टेन करके रह रहे और वो जिंदा है। और एक कागज को देते हुए बोलता है कि ये रहा उनका एड्रेस, इसमें लिखा हुआ है। तजिन उसे लेते हुए बोलता है कि चलो अब डल्की जाने का टाइम आ गया, और अपने मन में सोचता है कि वो इल्यूजन जो कि मुझे हुआ था शायद उसके बारे में कुछ क्लू मिल सकता है, और वो कमीना जिसने मुझे कर्ज दिया था मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सीन कट होता है, देखते हैं जिन को और जीट को। कोई बोलता है कि सर जिन ग्रे और सर जीट वेलकम टू हिफेस्टर, ये है डल्की किंगडम का टेलीपोर्टेशन गेट। फिर जीट बोलता है जिन से वो पर्सन जो कि यहाँ से सबसे ज्यादा सामने एड्रेस पड़ेगा उसका नाम है गब्बर मारियस, जो कि मारोवट्टा ब्लड नामक गैंगस्टर का काम करता था। वहाँ पर जाने के लिए कुछ टाइम लगेगा, तो क्या हमें सबसे पहले आवाज को खोज लेना चाहिए? तो जिन बोलता है कि नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, हम सबसे पहले वेस्टर्न रीजन जाएंगे जो कि वहाँ पर 3 सर्वाइवल बच्चे है, हम आवाज को बाद में खोज लेंगे। अगले सीन में देखते हैं एक गॉड को कोई ठुकठुका रहा होता है, ये जीट रहता है। जीट बोलते है कि हेलो, क्या कोई घर के अंदर है? फिर वो बोलता है कि लगता है कि वो लोग बाहर गए। तभी जिन की नजर दूसरी ओर जाती है कुछ लोगों के ऊपर, वो लोग कुछ देख रहे होते हैं। जिन भी उनके पास जाता है और जाके देखता है कि वहाँ पर कुछ लोग मरे हुए रहते हैं, एक का सर गायब रहता है और दूसरे का अंदर से सिर्फ ब्लड निकला हुआ रहता है। जिन उसे देखता है और बोलता है कि पॉइजन और वाइल्ड मैजिक ह्यूपेस्टर में एक मैजिक क्रिमिनल, उन लोगों के पास एक जरूर बड़ा बॉल होना चाहिए, मतलब बड़ा फोर्स। फिर एक बंदा बोलता है वहाँ पर श्रापित गब्बर बास्टर्ड बड़ा गैंगस्टर बन के घूम रहा था, अब देखो अब क्या हो गया। तभी जिन उस बंदे से बोलते है कि क्या तुमने अभी अभी गब्बर कहा? तो वो बंदा बोलता है कि क्या तुम उसके जान पहचान के हो? तो जिन बोलते है कि नहीं, उसके बॉडी को देख के पहचानना बहुत मुश्किल है, मैं सोच रहा था कि तुम उसे कैसे पहचान गए। इसमें थोड़ा क्लियर कर दूं, मैंने पिछली वीडियो में उस मार्क्स वाले बंदे का नाम गब्बर बोल दिया था, लेकिन उस मरने वाले बंदे का नाम गब्बर था, उस मार्क्स वाले बंदे का नाम कुछ और था, तो हमें आगे पता चल जाएगा। वो बंदा जिन से बोलता है कि यह पहली बार नहीं है जो कि मैंने उसको देखा है, मैंने शाम के टाइम उसको देखा था जो कि ड्रंक होकर इधर उधर सिर्फ गैंगस्टर का काम कर रहा था, और थोड़ी देर बाद उसकी चीख सुनी और आके देखा तो अब ये सीन हो गया था। जो ये मरा हुआ है मैं इसको देख के बता सकता हूँ कि यही गब्बर ही है। जिन अपने मन में सोचता है कि देखते हुए कि पॉइजन का यूज हुआ है और उसका ओरिजिन टारगेट गब्बर था और मैजिक का यूज किया गया है विटनेस को छिपाने के लिए। ये कितनी अजीब बात है ना, अगर वो उससे पॉइजन से मारने ही वाले थे तो उसको अकेले होने का वहाँ पर वेट करना चाहिए था, लेकिन वो लोग इतनी जल्दी में क्यों थे? तभी जिन हैरान हो जाते, बोलते है कि वेट इतनी जल्दी? फिर वो बोलता है कि जीट बोलता है कि यस सर जिन, क्या हुआ? जिन बोलता है कि अगला एड्रेस कौन सा है? तो जीट बोलता है कि बेदरस मारियस यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर है। जिन बोलता है कि हम लोग दौड़ के जाएंगे, हमें 1 घंटे के अंदर वहाँ पहुंचना है, और अपने मन में सोचते कि मुझे कुछ बैड फीलिंग हो रही है। अगले सीन में देखते एक बंदे को जो कि वो भी टपक गया रहता है। जीट बोलते है किया फिर से। तभी जिन भी उस बंदे के पास जाता है और बोलते है कि दोबारा से पहुंचे। जिन अपने मन में सोचता है कि इसे मरे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ क्योंकि इसका बॉडी का कलर अभी चेंज नहीं हुआ पॉइजन से, ये सेल्फ मॉडरेट एसेसियन टाइप पॉइजन है, ये सेम पॉइजन है। तो जीट बोलते है कि सर जिन, तो इसका मतलब? तो जिन बोलता है कि हाँ, कोई ऑर्फन मून सेक्रीफाइस के सर्वाइवर को मार रहा है, अगर वो रियल टाइम में। तो फिर बोलता है कि जीट हमें जल्दी करनी होगी। फिर वो लोग अगले जगह पर जाते हैं, वहाँ पर भी एक बंदा मरा हुआ रहता है। तीसरे जगह पर जाते हैं, वहाँ पर भी एक बंदा मरा हुआ रहता है। फिर वो लोग दौड़ के चौथे जगह पर जाने लगते हैं, वहाँ पर भी कुछ लोग मरे हुए। जीट बोलते हैं कि सर जिन, क्या हमें गार्ड को इन्फॉर्म कर देना चाहिए? तो जिन बोलते हैं कि नहीं, अगर हम उन्हें बताते हैं तो ज्यादा टाइम लगेगा और वो हमारी भी जांच पड़ताल करेंगे। और एकदम बैडस में बोलता है कि अगर मैं एक रिजर्व फ्रेगमेंस हूँ तो रैंकेंडल के लैंड पे उनकी हिम्मत कैसे है मुझे डिस्टर्ब करने की? श्रापित बास्टर्ड चाहे कुछ भी हो जाए मैं उनसे आगे निकल जाऊंगा। अगले सीन में एक घर को देखते हैं, वो बोलते हैं क्या ये आखिरी है? एक बंदे को देखते हैं जो कि एक कागज पकड़ी हुई रहती है, उसमें कुछ लोगों का नाम लिखा हुआ रहता है, और बोलती है तो क्या ये आखिरी वाला है? ये वही लड़की रहती है और बोलती है कि जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा ये बोरिंग निकला। फिर वो लड़की दूसरे मार्क्स वाले बंदे से बोलती है कि तुम जानते होगे कि हमारे भाई बहन जो कि हमारे साथ ही उन्हें ट्रेनिंग मिला, लेकिन फिर भी वो इतने वीक और इतने बुरे क्यों है? वो बंदा बोलता है कि सिर्फ ट्रेनिंग जो कि एक जैसा हो तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि सब सेम ही हो। वो लड़की बोलती है कि लेकिन हमें ही क्यों चुना गया? तो वो बंदा बोलता है कि ऑब्वियसली वर्ल्ड का क्रॉप फील्ड का कंपेयर करे
तक कौन सबसे ज्यादा फील्ड अच्छा है, जो ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता है। फिर वो लोग चलते चलते एक घर के पास पहुंच जाते हैं और बोलते हैं तो चलो आज हम लोग ये खत्म कर देते हैं। फिर दरवाजे के ऊपर बहुत सारे स्लेसेस मारते हैं और वो दरवाजा ही ब्लास्ट कर देता है। फिर वो बंदा हैरान हो जाता है, बोलते कि हूँ, और बोलते कि यहाँ तो कोई नहीं है। तो वो लड़की बोलती है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। सीन दूसरी ओर जाता है, जिन को देखते जो कि वो भाग रहा होता है, उसके पीछे एक बंदा रहता है। वो बोलता है क्या मून सेक्रीफाइस के सारे सिबलिंग्स मेरे भाई बहन मर गए? जिन बोलता है कि हाँ तुम कह सकते हो, हमारे में से कोई है जो कि ये काम करने को कहा है तुम्हारे भाई बहन को मारने के लिए। तुम सभी का जितने भी घर है एक दूसरे के 2 से 3 घंटे के दूरी पर थे। हम जब भी जाते थे हम लेट पहुंचते थे, इसलिए तुम सारे भाई बहन पहले ही मर जाते थे। लेकिन हम तुम्हारे पास सही टाइम से पहुंच गए और हमने तुम्हें और तुम्हारे बेटे को बचा लिया। वो बंदा बोलता है कि मुझे माफ करना, लेकिन शायद ये मीनिंगलेस निकला। तो वो जिन हैरान हो जाते हैं, बोलता है क्या? तो वो बंदा बोलता है कि हालांकि हम लोग ऑर्फन से निकले, बुढ़े हो गए हैं और हमारा ट्रेनिंग भी उतना हार्ड नहीं रहा, लेकिन सिर्फ ऐसे 2 लोग हैं जो कि हमें मार सकते हैं, और वो है वेरिस और कुजन, वही 2 भाई बहन, और वो लोग एक अलग लेवल पे। जिन हैरान हो जाता है, बोलते क्या? लेकिन ऑर्फनेज के अंदर तो सिर्फ 10 ही लोग बचे थे। वो बंदा बोलता है कि मून सेक्रीफाइस में टोटल 12 सर्वाइवर थे और वो दोनों उनमें से एक है जो कि हमारा पीछा पड़ रहे हैं, और वो मॉन्स्टर जिसने उन दोनों को ट्रेनिंग दिया है और वो पर्सन है। उतने में उसके पीछे एक ब्लास्ट होता है। जिन भी हैरान हो जाता है, वो दूर जाकर फेंकाता है। तभी कोई बोलता है कि डेन मारियस। वहां पर कोई आते हुए बोलते हैं कि हमें लगा कि तो हमने तुम्हें खो दिया। भाई डेन तुम कैसे हो? तुम्हें कैसे पता चला कि हम तुम्हारे पास आ रहे थे? तुम इतने जल्दी में क्यों? तो वो बंदा बोलता है कि वेरिस और कुजन तुम ये क्या कर रहे हो? कुजन बोलता है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है तुम्हें एक्सप्लेन करने का। तभी कुजन को कुछ नोटिस होता है, अपने साइड में देखता है, तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा लाइटनिंग ब्लास्ट होता है। वो दोनों सही टाइम पे पीछे हट जाते हैं। यथी वेनेस बोलती है कि ये अचानक से लाइटनिंग थंडर कहाँ से आया? कुजन बोलता है कि ये तो एक मैजिक है। जिन उस बंदे के पास आ जाता है और उन दोनों से बोलता है कि क्या तुमने कहा कि तुम्हारा नाम वेरेसा और कुजन है? मैं इस बात को लेकर क्यूरियस था कि कौन है वो जो मेरा प्लान के बीच में गड़बड़ कर रहा है। तुम दोनों से मिलकर अच्छा लगा। मेरे पास टाइम ही टाइम है तुम दोनों से पूछने का कि तुम्हें ये ऑर्डर किसने दिया और तुम रिंग कैंडल के लैंड के ऊपर कैसे आए? और जिन अपने मन में सोचता है कि वो लोग 30 से ज्यादा का नहीं लगते और वो लोग खुद को छिपा भी नहीं रहे, और वो लड़की जो कि 8 स्टार मैजिक है वो कोई जिप्पल का नहीं है, आखिरकार वो है कौन? तभी पेरेस बोलते हैं कि भाई डैन तुम्हारे पास एक बॉडीगार्ड है, लेकिन तुम्हें इसके बारे में पता कैसे चला? तो कुजन बोलते हैं कि उस बेवकूफ को कुछ भी पता नहीं है, मुझे लगता है कि जरूर उस बॉडीगार्ड को कुछ पता होगा। तो पेरेस बोलते हैं कि चलो तो हम लोग अपने भाई डैन को कीमा बना देते हैं और उसके बाद उस बॉडीगार्ड को पकड़ के उसके लंग्स को काट के उससे हम क्वेश्चन पूछेंगे। कुजन बोलते हैं कि लेकिन तुम केयरफुल रहना, वो आदमी कोई ऑर्डिनरी नहीं लगता। तो वेरिस बोलते हैं कि तुम बहुत ज्यादा केयरफुल रहते हो, इसलिए कोई तुम पे इंटरेस्ट नहीं रखता है। फिर वो अपने हाथों में मैजिक करने लगती है और एक स्लैश मार देती है जिन की तरफ, लेकिन जिन अपने एक ही हाथ से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। वो हैरान हो जाती है, बोलते क्या उसने अपने एक ही हाथों से उसे ब्लॉक कर लिया? मैंने अपने पावर को बहुत बार यूज किया है। जिन अपने मन में सोचता है क्या एक 4 स्टार का मैजिक? उसने कहा कि वो सुबह से अपने मैजिक का यूज कर रही है। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम वो पर्सन है जो कि पॉइजन का यूज करता है। तभी कुजन अपने स्वॉर्ड को निकालने लगता है। जिन हैरान हो जाता है, बोलते क्या एक स्वॉर्ड? मुझे लगा कि वो एक एसिस्टेंट है, लेकिन वो तो एक स्वॉर्डमैन है जो कि पॉइजन का भी यूज करता है। जिन बोलता है कि जीट बोलते है कि यस सर। तो जिन बोलता है कि तुम डेन को यहाँ से लेके जाओ। तो वो जीट बोलता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता सर जी, मैं आपको कैसे छोड़ के जा सकता हूँ। उतने देर में कुजन तेजी से जाता है, जिन के ऊपर अपने स्वॉर्ड के साथ अटैक कर देता है, लेकिन जिन अपने स्वॉर्ड के साथ उसके अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं। अपने मन में सोचता है कि डैम इट, ये आदमी कम से कम एक 8 स्टार जितना है। कुजन बोलता है कि एक मैजिक स्वॉर्डमैन है बॉडीगार्ड, क्या तुम्हारा लाइफ उसके लाइफ से ज्यादा प्रीशियस नहीं है? तुम क्यों नहीं भाग जाते हो? तो जिन बोलता है कि मेरा लाइफ बहुत ज्यादा प्रीशियस है, बट आई हैव ए स्ट्रॉन्गर फीलिंग ऑफ अचीवमेंट, लेकिन मेरा अचीवमेंट स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ है। जिन बोलता है कि जीट यहाँ से जल्दी से भागो। जिन बोलता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो जिन बोलता है कि यह मेरा ऑर्डर है, जल्दी से यहाँ से भागो। वो बोलते हैं कि यस सर। फिर उस डेन को पकड़ते हैं, वहाँ से लेकर उसको भाग जाता है और जाते हुए बोलता है कि आप जब वापस आएंगे तो मैं आपसे जरूर मिलूंगा, प्लीज आप मरना मत, आप जिंदा रहना। वेरिस बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मेरे भाई तुम यहाँ से बच के भाग सकते हो? फिर वो कुजन से बोलती है कुजन बस तुम मुझे थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखो, मैं अपने भाई को मार के आती हूँ। तभी जिन तेजी से वहां से हट के उसके सामने पहुंच जाते हैं, अपने हाथ में एनर्जी शैडो बॉल बनाता है और बोलता है कि मुझे माफ करना, लेकिन सबसे पहले तुम अपना प्रेजेंट तो लेके जाओ। वो हैरान हो जाती है, जिन की तरफ देखने लगती है और वो बंदा क्या नाम था, हाँ कुजन भी उसकी तरफ देखने लगती है। तभी वहाँ पर एक बहुत तेज लाइट चमकता है और जिन उस बंदे के ऊपर एक स्लैश मार देता है, लेकिन वो बंदा अपने स्वॉर्ड को पकड़ता है और जिन के ऊपर स्लैश मार देता है, लेकिन जिन उसके अटैक से आसानी से डॉज कर लेता है। वेनेसा बोलती है कि ये क्या है, मैं कुछ नहीं देख पा रही।
कुजेन तुम कहाँ पर हो। फिर वो अपने आंखें जैसे तैसे खोलती है, फिर साइड में देखती है कुजेन को और बोलती है कि डैम इट कुजेन। फिर वो अपने आप को पावर अप करने लगती है और गुस्से से बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी कुजेन को इंजर्ड करने की, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। तभी कुजेन बोलते है कि वेरिस कुजेन की तरफ देखती है तो वेरिस बोलते है कि सबसे पहले तुम शांत हो जाओ, मैं अपने आप को देखभाल कर लूंगा और तुम इतना ओवर एक्टिंग करना बंद करो। तुमने आज सुबह से बहुत ज्यादा काम किया है, अगर तुम अपने आप को ध्यान नहीं रखती हो तो तुम्हारा माना कंट्रोल फॉलो हो सकता है। अरे वही जिसके पास कम माना रहता है, ज्यादा मानने वाला उस कम मानने वाले को कंट्रोल कर सकता है और उसे मार भी सकता है। वेरिस बोलते कि हाँ मुझे पता है। जिन अपने मन में सोचता है कि मुझे पता था इस तरह वो धोखा नहीं खाएंगे। तभी कुजेन एक शीशी निकालता है, उसके ढक्कन को निकालता है कि अंदर में कुछ लिक्विड टाइप रहता है। जिन हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं क्या वो हॉरिबल एनर्जी कैसे, क्या वो एक एनर्जी भी है। तभी वो कुजेन उस एथी लिक्विड को पी जाता है और जो उसका चोट रहता है वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है। जिन अपने मन में सोचता है कि मैंने इस एनर्जी के बारे में कभी नहीं सुना है कि कोई अपने पोजन से अपने एथी बॉडी को ठीक कर सकता है। फिर कुजेन उस शीशी को फेंक देता है। अपने मन में सोचता है कि मेरा लाइफ इससे थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन मैं एक स्ट्रॉन्ग पावर को ऑब्टेन करने में एबल रहता हूँ। फिर वो जिन से बोलते हैं कि एक मैजिक स्वॉर्डमैन जो कि स्वॉर्ड और मैजिक का एक ही टाइम में यूज करता है, मैंने जितना सोचा था तुम उससे ज्यादा एनोइंग हो, लेकिन मेरा सबसे पहले मिशन प्रायोरिटी है, मैं तुम्हें गिव अप करने पर मजबूर कर दूंगा। फिर वो अपने जगह से गायब हो जाता है और अचानक से जिन के पीछे पहुंच जाता है। जिन भी हैरान हो जाता है, वो पीछे पलटता है। उतने में कुजेन उसके ऊपर अपने शॉट के साथ अटैक कर देता है, लेकिन जिन अपने शॉट के साथ जैसे तैसे उसके अटैक को रोकता है। तभी जिन हैरान हो जाता है, देखते हैं कि केरिस ने भी अपने मैजिक के साथ जिन के ऊपर अटैक कर दिया रहता है, लेकिन जिन उसके ऐसी मैजिक से बच जाता है और वो उससे डॉज करने लगता है। वो अटैक पे अटैक करती है, लेकिन जिन डॉज पे डॉज किए जा रहा होता है। तभी जिन साइड में देखता है कि कुजेन भी उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जिन अपने शॉट के साथ उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। कुजेन अपने मन में सोचता है कि हाँ ये बास्टर्ड आखिर है कौन, इसका और 6 स्टार जैसा है, लेकिन इसका जो मूवमेंट है उससे भी ज्यादा बियॉन्ड है। मैं श्योर हूँ कि उसके पास और भी बहुत कुछ होगा। तभी जिन एक स्माइल करते हुए बोलता है सबसे पहले मैं उस लड़की का देखभाल करूंगा, और अपने हाथों में कुछ लाता है। वो लड़की हैरान हो जाती है, बोलती है कि ब्लू फ्लेम इम्पॉसिबल, वो तो तेज है। जिन अपने ब्लू फ्लेम के साथ उस लड़की के ऊपर अटैक कर देता है और उस लड़की को जला देता है। वो बंदा हैरान हो जाता है, बोलता है कि वेयर इज। तभी जिन बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हो, जो कि मेरे ऊपर नजर ना देते हुए तुमने सबसे पहले उस लड़की को देखा। फिर जिन अपने शैडो एनर्जी का यूज करने लगते हैं और आसपास के शैडो एनर्जी जाके उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो बंदा हैरान हो जाता है, अपने आसपास देखने लगता है, बोलते हैं कि इतना डार्क, ये क्या है, ये सब क्या चल रहा है। उतने देर में जिन उसके ऊपर अटैक करके भी निकल जाता है। उसे कुछ घंटा पता नहीं चलता है। वो अपने घुटने पे गिर जाता है और अपने मन में सोचता है ना ही मैजिक ना ही ऑरा, ये कुछ ऐसा ब्लैक एनर्जी है जो कि मैंने कभी नहीं देखा। एक मैजिक स्वॉर्डमैन का ब्लू फोनिक्स और उसके बाद एक शैडो एनर्जी। मेरा ओपोनेंट ऐसा है जो कि रेडिकुलस इनकाउंटर किया, लेकिन मैं एक बात के लिए क्यूरियस हूँ, जिनको समझ में नहीं आता। वो बंदा बोलते कि क्या मेरा दिया गया पर्सन क्या तुम्हारे जैसा पर्सन के बॉडी के ऊपर काम करेगा कि नहीं। जिन हैरान हो जाते हैं, जिनके मुंह से ब्लड निकलने लगता है और वो नीचे की ओर गिर जाता है। और देखते हैं वेरिस को, उसकी भी हालत खराब रहती है। फिर वो बंदा हंसने लगता है। तभी जिन अपने मन में सोचा कि नहीं, मुझे अपना ग्रिप बनाए रखना होगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। फिर वो अपने शॉट को लेके जैसे तैसे खड़ा होता है। वो बंदा भी अपने शॉट को पकड़ के पीछे की ओर देखता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी कोई बोलता है कि मैंने उसे को खोज लिया प्रिंस, मैंने उन्हें खोज लिया। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे बंदे आते हैं। एक बंदा बोलता है कि आर्चर्स सब प्रिपेयर हो जाओ शूट के लिए। एक बंदा बोलता है कि नाइट मुझे फॉलो करो। वो बोलता है कि मैं डिकल का 4th प्रिंस हूँ, लाइसा डिकल, तुम सब अपने वेपन्स को नीचे गिरा दो। जिन उसको देखते हुए अपने मन में सोचता है क्या जिट ने उन्हें बुलाया है। नहीं, सबसे पहले मुझे अपने कॉन्सिनेंस को बनाए रखना होगा। तभी आवाज आती है कि मैं तुम्हें याद रखूंगा। देखते कुजन को जो कि सेरिस को उठाता है और जाते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें याद रखूंगा, मैं तुम्हें जरूर दोबारा खोजूंगा। तब डेलगिल का प्रिंस बोलते हैं कि उसे जाने मत दो, जाके उसे पकड़ो। सारे नेट उनके पीछे पड़ जाते हैं। फिर वो प्रिंस जिन के पास जाता है और बोलता है कि है तुम कौन हो, क्या तुम उनके साथी हो। तभी उसको पकड़ता है तो जिन गिर जाता है। फिर वो जिन को पकड़ लेता है। अपने साथियों से बोलते हैं कि हीलर कहाँ पर है, जल्दी से उसे बुला के लाओ। जिन अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर अगले सीन में देखता है कि जिन उठता है अपने दूसरे जगह पर। वहाँ पर वो प्रिंस भी था। जिन से बोलता है कि ओह तो तुम उठ गए, ये मेरा बिल है, क्योंकि हमने तुम्हारे आइडेंटिटी को कंफर्म नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेके आ गया। जिन बोलता है कि टाइम कितना बीत गया। तो वो प्रिंस बोलता है कि 3 घंटे। और ये रिलीफ की बात है कि तुम मरे नहीं, तुम्हारे बॉडी के अंदर इतना खतरनाक पॉइजन था कि एक 8 स्टार का मार्शल आर्टिस्ट भी मर जाता। हालांकि तुम एक रंग कैंडल हो तो ये अलग हो सकता है। फिर अपने मन में सोचता है तो यही है जिन रंग कैंडल। अच्छा है कि मैंने इसे बैंक्वेट में देख लिया था। और वो जिन बोलता है वो दोनों का क्या हुआ। वो प्रिंस बोलता है कि भले ही वो इंजर्ड थे, लेकिन वो हमारे नाइट से बच के भाग गए। आप उन जैसे मॉन्स्टर के साथ आप कैसे इंजर्ड हो गए यंग मास्टर। और अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं श्योर था कि वो उस टाइम एक 5 स्टार का था, लेकिन भले ही वो थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन उसे कम से कम एक 6 स्टार जितना होना चाहिए था।
आई एम श्योर कि उसके पास एक हेल्पर होगा। जिन बोलता है प्रिंस से कि मैं सबसे पहले तुम्हारा थैंक्स बोलना चाहूंगा। तो वो प्रिंस बोलता है कि ये ठीक है, यूपेस्टर में फ्रैंकेंडल को बचाना ये नेचुरल बात है, भले ही आप एक रिजर्व फ्रेग्रेंसी क्यों ना हो। तो जिन बोलता है कि क्या तुमने मेन फैमिली हाउस में इसे इन्फॉर्म कर दिया। तो वो प्रिंस बोलता है कि अगर मैं ऐसा करता तो क्या मैं जिंदा रहता अभी तक। प्रिंस बोलता है कि जैसे ही मैं तुम्हें यहाँ पर यंग मास्टर लेके आया तो डेल्की के अंदर बहुत से पावरफुल लोग आ गए और तबाही मचाना स्टार्ट कर दिया। जिन सोचता है कि ये जरूर टेकन के कॉमरेड्स होंगे। जिन उस प्रिंस से बोलता है कि हाँ, लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा ट्रबल खड़ा कर दिया। तो वो प्रिंस हंसने लगता है, बोलता है कि हाँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या आप मुझ पर एक फेवर कर सकते हैं। तो जिन बोलता है कि वो क्या है। जब आप फ्रेग्रेंस बन जाएंगे तो मैं चाहता हूँ कि डल्की किंगडम के अंदर आप और भी कुछ गार्डियन नाइट को भेज देना, और जो डल्की गोल्ड माइन के शेयर्स से जो रैंकेंडल के पास है मैं उनमें से थोड़ा सा और चाहता हूँ। जिन 1 मिनट के लिए चुप रहता है, फिर उसके बाद बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुमने मेरी लाइफ के लिए बहुत कम प्राइस लगाया है। प्रिंस का थोड़ा मुंह बंद हो जाता है। जिन बोलता है कि गार्डियन नाइट 2 गुनी और जो तुम्हारी गोल्डमैन की शेयर्स है रैंकेंडल के पास मैं तुम्हें पूरी दे दूंगा। वो प्रिंस पूरी तरह से हैरान हो जाता है और बोलता है कि इतना इतना क्या ये पॉसिबल भी है। तो जिन बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है जो कि मैं फ्यूचर के अंदर यूपेस्टर में कुछ ना कर पाऊँ। प्रिंस अपने मन में सोचता है कि इसका क्या मतलब है, अगर वह पूरी तरह से एक फ्रेग्रेंस भी बन जाता है तब भी उसके पास उतना पावर नहीं आएगा जितना वो बोल रहा है, जब तक वो पेट्रियस खुद ना हो। ऐसा लगता है कि वो पेट्रियस बनने की प्लानिंग कर रहा है। अगले सीन में मॉर्गन और गिली को देखते हैं। गिली बोलते हैं कि यंग मास्टर आपको कॉलेज में जाए हुआ ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आप पहले से ही मेरा इतना केयर कर रहे थे। तो मॉर्गन बोलते हैं कि है बच्चे, तू 8 स्टार मैजिशियन से और एक नाइट से लड़ रहा था, क्या तू सच में मरना चाहता है। जिन बोलता है कि आई एम सॉरी एवरीवन, मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगा। अपने मन में भी सोच रहा होता है कि चलो अच्छा है कि डल्की के प्रिंस ने मेन हाउस में इन्फॉर्म नहीं किया, और सर कश्मीरी के बारे में तो भूल ही जाओ, और मिस क्वांटिला वो अपने किंगडम के अंदर ठीक है। तभी जीत को देखते हुआ आता है, बोलता है कि सर आप वापस आ गए, मैं बहुत खुश हूँ। जिन बोलता है कि जीत तुम्हें क्या हुआ। जीत मॉर्गन की तरफ इशारा देते हुए बोलता है कि मैंने सारी सिचुएशन इसे समझाने की कोशिश की, लेकिन इसने मुझ पर भरोसा नहीं किया और मुझे पीट दिया। तभी कश्मीरी जीत के चेहरे को पकड़ता है, साइड हटाता है और बोलता है कि यंग मास्टर। जिन बोलता है कि सर कश्मीरी, क्या आपको पता है कि डेन मारियस के साथ क्या हुआ। कश्मीरी बोलता है कि नो मैटर, हमने उसे कितनी बार ही पूछताछ क्यों नहीं की, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा कि जब तक सर जिन खुद नहीं आ जाते वो कुछ भी नहीं बोलेगा। जिन बोलता है कि ओह ऐसा है क्या, तो चलो उसके पास। फिर अगले सीन में देखते हैं डेन मारियस को। जिन उसके पास पहुंच जाता है और बोलता है कि मैंने अपना लाइफ तुम्हारे और तुम्हारे बेटी को बचाने के लिए लगा दिया, तो मैं डायरेक्ट इधर उधर की बातें नहीं पूछूंगा। तो बताओ वो कौन है जिसने कुजन और वेनिस के साथ साथ तुम सभी को इसमें इंक्लूड किया। वार्डन अजीब सा फेस बना लेता है और बोलता है कि रैंकेंडल की फर्स्ट फ्रेग्रेंस लूना रैंकेंडल की नैनी तैमूने मारिया वही पर्सन हमारी मदर है। ये बात सुनकर जिन पूरी तरह से शॉक हो जाता है। सीन कट हो जाता है, देखते कुजन और सेरिस को जो कि तैमूर मारिया के नीचे झुकी हुई रहती है। वो बोलते हैं कि मैं स्पेशलिस्ट हूँ, प्लीज मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तैमूने बोलती है कि ये कुछ ऐसा नहीं है कि तुमने अपना मिशन भी फेल्ड किया और तुमने अपना आइडेंटिटी एक मैजिक स्वॉर्डमैन को रिवील भी कर दिया। और बड़ी बैडस में बोलती है कि तुम दोनों क्या सच में मरना चाहते हो, तुम्हारा आज से मेरे साथ रिश्ता खत्म। सेरिस बोलते हैं क्या मिस तैमूने, आपका क्या मतलब है, क्या आप बोल रहे कि आप हमें बाहर फेंक रहे हैं। तो वो तैमूने बोलते हैं कि हाँ तुमने बहुत बड़ी गलती की है। सेरिस बोलते हैं कि नहीं, और उसके जाकर पैर को पकड़ लेती है तैमूने का। बोलते हैं कि मिस तैमूने, नहीं मदर, हमने गलती की है लेकिन हम ये दोबारा कभी गलती नहीं करेंगे, आप हमें ऐसे मत फेंकिए प्लीज। तभी उसको पैर से मारती है, बोलते कि हट, और वहां से जाते हुए बोलते कि तुम दोनों मुझे दोबारा मत खोजना। तभी कुजन बोलते हैं कि मदर, उन्हें वहीं रुक जाती है। वो कुजन बोलता है कि मैं होप करता हूँ कि आप अच्छा हेल्दी और पीसफुल लाइफ जिए। तैमूने कुछ बोलती नहीं है। उसके बाद देखते हैं कि वह घर से निकल जाती है और जाते ही अपने मन में सोचती है एक मैजिक स्वॉर्डमैन ये जरूर यंग मास्टर जीनी था, और ब्लैक एनर्जी ये जरूर शैडो एनर्जी था। ये कुछ ऐसा जो कि मैंने उस पर्सन से सुना था। यंग मास्टर को मेरे बारे में जरूर क्लू मिल गया होगा और वह लेडी लूना के साथ जल्दी मुझे खोजेगा। कोई बात नहीं, भली उसे सच्चाई पता चल गई हो, लेकिन लेडी वो मुझे कभी नहीं मार सकती। सबसे इम्पोर्टेंट बात है यंग मास्टर जिन का इंफॉर्मेशन, उसके पास शैडो एनर्जी और वो एक मैजिक स्वॉर्डमैनशिप है। ये कुछ ऐसा है जो कि उस पर्सन को भी इसके बारे में नहीं पता होगा, और वो दोनों हंटिंग डॉग्स इतने बेकार भी नहीं निकले। फिर सीन वहीं पर आ जाता है जिन और डेन के पास। डेन बोलता है कि क्या तुम टेकन से मिले। तो जिन बोलता है कि क्या तुम स्पाइडर हैंड अल्लू के बारे में बात कर रहे हो, मैंने उसे मार डाला। हैरान हो जाता है, बोलता है क्या। तो जिन बोलता है कि वो ऑपरेट करता था माफिया सिंडोन्स में, इसलिए मैंने उसे मार डाला। उसने उस पर्सन के बारे में मुझे रिफर्ड किया जो कि उस पर्सन ने मुझे मारने का ऑर्डर किया। क्या वो तैमूने के बारे में नहीं कह रहा था। डेन बताता है 15 साल पहले डेल्की को छोड़ने से पहले टेकन ने कुछ कहा था तैमूने के बारे में, मतलब हमारी मदर के बारे में। मदर ने रैंकेंडल फैमिली के अंदर एक हाई पोजीशन वाले पर्सन के साथ एक डील किया। अगर हम चीजों को गलत लेके जाते तो हमारे सिबलिंग्स भाई बहन डेंजर में आ जाते, इसलिए हम केयरफुल रहे। डेन से बोलता है कि क्या तुमने सुना कि वह किस टाइप की डील था। डेन बोलता है कि नहीं मैंने नहीं सुना। जिन बोलता है कि रैंकेंडल के अंदर तैमूने से भी कोई हाई है।
फिर जिन खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मैं जा रहा हूँ। कश्मीरी बोलता है कि कहाँ, तो जिन बोलता है कि मैं सिस्टर लोना से मिलने के लिए जा रहा हूँ। अगले सीन में देखते हैं एक चाय का कप का, और वो बोलता है कि तो अब तुम अच्छे से कंफर्टेबल रह रही हो। ये लूना रहती है, लूना के साथ टीका रहती है। टीका बोलती है कि आपका थैंक यू हमारे केयर करने के लिए मिस लूना, और रिसेंटली सभी को जॉब भी मिल गई है। लूना हंसते हुए बोलती है कि हाँ हाँ, कॉल्ड्रन के लोग इतने अच्छे से लग रहे हैं, सबसे छोटा है, इसके बारे में सुनेगा तो वो खुश हो जाएगा। फिर उसे कुछ आवाज़ आती है, फिर वो साइड से ठीक विंडो से देखती है, वहाँ पर जिन रहता है गेट के पास। वो बोलता है कि वो तो सबसे छोटा है। और इसी के साथ ये सीन कट होता है। देखते हैं लूना को और जिन को, जो कि लूना हंस रही होती है और उसको हंसते हुए बोलती है उसने बच्चे को असिस्टेंट के रूप में पाला और उसने ऑर्डर दिया तुम्हें कर्ज देने का, और वो कोई नहीं छोटे, वो तुम्हारी बहन की नैनी है। वो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ क्यों करेगी? तुम्हें जरूर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। नैनी अभी छुट्टी पर है, तुम बाद में आना। तभी जिन बोलता है कि सिस्टर आई अपोलोजाइज। तभी उसकी सिस्टर टेबल पे हाथ पटकती है और बोलती है कि माफी मत मांगो, ऐसा मत एक्ट करो कि ये सच है। वो ऐसे कैसे कर सकती है? फिर हैरान होते हुए जिन की तरफ देखती है, जो कि जिन एकदम सीरियस लुक में उसको देख रहा होता है। वो अपने दांत खिसखिसाती है और बोलती है कि ये जरूर सेटअप होगा किसी का। तुमने जिस ऑर्फनेज के बच्चे से पूछा होगा वो जरूर उसने झूठ बोला होगा। अगर नैनी सच में इससे रिलेटेड है तो कोई रीजन से नहीं, मुझे शक नहीं करना चाहिए, मुझे सबसे पहले कंफर्म करना होगा। जिन भी हैरान हो जाता है। फिर वो जिन से बोलती है कि चलो नैनी के पास। फिर अगले सीन में देखते हैं वो तैमून मारियस को, जो कि एक रूम में अकेले बैठी हुई रहती है, अपने मन में सोचती है कि वेसिस और कूजन, जब तुमने अपने आइडेंटिटी को रिवील कर दिया वो पर्सन तुम्हारे साथ जरूर डील करेगा। इट्स ओके, कोई बात नहीं, वो सिर्फ हंटिंग डॉग्स थे, मैं उन्हें दोबारा भी बना सकती हूँ। एनीवेज यंग मास्टर को ये इन्फॉर्मेशन कैसे पता चला? क्या मैंने कुछ गलती की है? नहीं, अगर ऐसा है तो तभी उतने में उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो पीछे पलट के देखती है और बोलती है कि हाँ अंदर आ जाओ। गेट खुलते हैं, वहाँ से लूना और जिन आते हैं और उसकी नैनी बोलते हैं कि यंग लेडी और यंग मास्टर जिन आप। लूना बोलते हैं कि मैं डायरेक्ट पॉइंट के ऊपर आती हूँ। कुचन मारिया और वेनिस मारिया को क्या तुम जानती हो? तेमुने को तो पहले से पता चल गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। वो बोल देते कि हाँ मैं उसे जानती हूँ माय लेडी। फिर लूना बोलते है कि क्या रीजन है कि तुमने सीक्रेटली असिस्टेंट बनाया मेरे पीछे और तुमने जिन को भी कर्ज दिया? तेमुने बोलते हैं कि प्लीज लिसन माय लेडी, वह मेरा ऑर्डर नहीं था। यह मैं जान के हैरान हो गई थी कि मेरे हंटिंग डॉग्स जिन के कंटेंट में आ गए हैं, इसलिए मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी माय लेडी। तो लूना बोलते है कि क्या तुम सोच रही हो कि यह सब बोलने से तुमको माफ कर दिया जाएगा? मेरे पीछे मुझे बिना पता लगा तुम सीक्रेटली असिस्टेंट बना रही थी। ये थोड़े इमोशन के साथ बोलती है। तभी उसकी नैनी बोलती है कि प्लीज़ मुझे फैमिली के ट्रायल सबमिट में भेज दीजिए, मैं अपना सारा टेस्टमेंट डिटेल्स वहाँ पर दे दूंगी। वो हैरान हो जाती है लूना। लूना बोलते है कि क्या तुम अभी भी भाग रही हो? तुम ये कैसे कर सकती हो नैनी? तुम किसी ऐसे पर्सन की तरह नहीं लग रही हो जिसे मैं जानती हूँ। तेमुने भी हैरान रहती है। लूना बोलती है कि तुम जो अभी करेंटली जैसा एक्ट कर रही है मैं ठीक से समझ नहीं पा रही हूँ। तुम साफ साफ क्यों नहीं बोलती है? उसके हाथ थरथरा रहे होते हैं तेमुने के। वो बोलते है कि माय लेडी, सीक्रेट छुपाने के लिए सबसे पहले आई अपोलोजाइज, और रीजन जो कि मैंने अपने सुपरिटेंडेंट को खड़ा किया जिंदा रहने के लिए। लूना हैरान हो जाती है, बोलती है क्या? तो नैनी बोलते हैं कि माय लेडी, क्या आप अभी भी नहीं जानती है कि आपकी फैमिली में कितने एनिमीज हैं और उसके रिजल्ट में मैं नहीं हम हर दिन काउंटलेस डेंजर का सामना करते रहे? तभी लूना बोलते है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो नैनी? ऐसा कौन हो सकता है जो कि मेरे होते हुए मेरे लोगों के ऊपर हाथ डालने की कोशिश करे? तेमुने बोलती है तो आप अभी भी अनजान है, जैसा कि एक्सपेक्ट था माय लेडी। एक्सीडेंट एम्प्लॉयमेंट यूजुअली एक दिन टिके बिना वो बदल जाते थे, आप जानते हैं क्या? और भी आउटर साइड के गार्डियन नाइट्स और वेसल्स ज्यादा 1 साल या कम से कम 1 महीने तक टिकते थे। कि आप कभी भी इसका रीजन जानने में क्यूरियस थे? लूना तो हैरान रहती है। नैनी बोलती है उन लोगों को मार दिया गया तुम्हारे सिबलिंग्स बाय द्वारा, तुम्हारे भाई बहनों ने मार दिया। तुम किससे ज्यादा प्यार करती हो? क्या झूठ मत बोलना। लूना बोलती है कि अगर ये सच है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तेमुने बोलती है आई मीन नैनी तेमुने दोनों एक ही है। वो बोलते है कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम किस टाइप की पर्सन हो माय लेडी। लूना बोलते है कि यह रेडुकुलस है। तो तेमुने बोलते है कि अगर मैंने तुम्हें पहले बताया होता तो क्या तुम अपने भाई बहनों को यदि मार पाती या हल्की फुल्की सजा भी दे पाती? लूना शौक हो जाती है। मैं बता देता हूँ कि तुम लोग और भी जाके आगे शौक होने वाले हो असली मास्टरमाइंड के बारे में जान के। तेमुने बोलते है कि माय लेडी आप थ्रोन से पीछे क्यों हटी? क्योंकि आप अपने भाई बहनों को नहीं मारना चाहती थी। लूना सोचने लगती है कि उसने क्या कहा था। वो बोलते है कि नैनी अब मैं ये नहीं करना चाहती। तो उसकी नैनी बोलती है मतलब प्रेजेंट टाइम का नैनी, रेंकेंडल के थ्रोन के बैटल को उस मोमेंट पर बिट्रे करना, तुम्हारे सभी लोग शिकार बनना कम हो गए। वो बताती है 35 साल पहले मुझे पहली बार फील हुआ कि असली पावर क्या होती है। उस गंदी सी ऑर्फनेज के लिए मैं
एक नोबल को एक ब्लड हाउंड बनने का मौका मिला। मेरे स्किल को एक्नॉलेज किया गया और मैं रैंकेंडल फैमिली की एक नैनी बन गई। मैं ह्यूमन जैसा जीने में एबल हुई, ना कि बिना कचड़े की तरह। ये मेरा लक था, लेकिन आपकी जन्म रैंकेंडल में पहले बच्चे के तौर पर हुई। फिर उस बच्ची को देखते हुए बोलती है कि क्या यह लक है, कि क्या मुझे जेलस होना चाहिए? ऑफ कोर्स नहीं, मुझे तो थैंकफुल होना चाहिए जिसने मुझे पावर दिया। उस बच्ची को देखते हुए बोलती है कि क्या ये छोटी और वार्म गिफ्ट था? और दूसरे रैंकेंडल बच्चे जो कि हर साल जन्म लेते रहे, वो सभी तुम्हारे कंप्यूटर थे। हालांकि ये कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि पेट्रियाज ने कहा था कि तुम्हारे टैलेंट के साथ तुमको सारी विरासत मिल जाएगी। छोटी लूना आती है नैनी के पास और वो बोलती है कि मैंने सभी बिगनर्स मेंबर्स को हरा दिया और मैं जीत गई। और जोशुआ और रोटिया जो कि एक साथ मिलके मेरे साथ फाइट कर रहे थे, मैंने उन्हें भी हरा दिया और मैं जीत गई। नैनी बोलते है कि ये बहुत अमेजिंग बात है, तुम इसे ऐसे ही कंटिन्यू रखते रहना। तो वो लूना बोलती कि लेकिन मुझे फाइट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो नैनी हैरान हो जाती है। लूना बोलती है कि मुझे इसके बारे में अच्छे से सेंस है। नैनी सोचती है कि हालांकि मुझे तुम्हारे भोलेपन के बारे में चिंता थी, मुझे जल्दी ही पता चल गया कि मेरी जो चिंता थी वो अननेसेसरी था, मतलब कि मैं बेकारी में चिंता कर रही थी। और वो लूना बोलती है जोशुआ से, अगली बार तुम मेरे सामने आए तो सच में मैं तुम्हें मार डालूंगी। और दूसरी सीन में अपने सिस्टर के ऊपर खाना डालते हुए बोलती है कि जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ तो मेरा भूख ही मर जाता है। और अगले सीन में देखते हैं लूना को जब बड़ी पैडस लग रही होती है सोर्ड के साथ, और वो बोलती है कि अपने ग्रेट लाइफ को जीने के लिए तुम्हें तो फ्लोर को चाटना चाहिए। और देखते हैं कि लूना ने अकेले ही सभी अपने भाई बहनों को हरा देती है। आगे नैनी बोलती है कि जैसे जैसे टाइम बीतता रहा और तुम 13 साल के हो गई, तो तुम्हारे पास्ट लाइफ में कभी भी इनोसेंट का प्रूफ नहीं मिला मुझे, क्योंकि ये तुम्हारे अथॉरिटी थी। और भी टाइम बीता। नैनी को देखते जो कि एक जगह आई हुई रहती है और बारिश में भीग रही होती है, और उसके सामने लूना थी। लूना बोलते कि नैनी, मैं इससे बहुत थक गई हूँ। मेरे मदर फादर, भाई बहनों और मेरे फैमिली मेम्बर्स के लिए मैं ये सब रोकना चाहती हूँ। मैं इस तरीके का मेथड का यूज़ करके अगला पेट्रियज नहीं बनना चाहती हूँ। तो उसकी नैनी बोलती है कि नहीं माय लेडी, पेट्रियज बनने का आपका पास और दूसरा कोई चॉइस नहीं है। लूना बोलती है तो फिर मुझे ये नहीं चाहिए। फैमिली और अपने फैमिली लोगों को मारना ये कोई आंसर नहीं है। तब मैं फैमिली और फैमिली लोगों के लिए मैं कुछ नया अचीव करने जाऊंगी। मैं अब से एक स्वॉर्ड बनने जा रही हूँ अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। नैनी आगे बताती है कि 19 साल की एज में आपकी प्राइवेटी और प्राइड पूरी तरह से खत्म हो गया, और जो मेरा रिवेंज था उसका भी एंड हो गया। हाँ, मून सेक्रीफाइस और वो 20 साल जो कि मुझे उसमें दर्द मिलता रहा। मैं तुम्हें पेट्रियज बनाना चाहती थी अगला, और मैं अपना रिवेंज भी लेना चाहती थी तुम्हारा यूज करके। हालांकि थ्रोन को छोड़ दे तो तुम एक व्हाइट वेल भी थी। मैं वो भूखी फिश थी जो कि तुम्हारे चारे को देख के उसके चारों ओर घूम रही थी। नैनी का कहने का मतलब है कि लूना को थ्रोन भी नहीं मिलेगा ना, वो इतना पावरफुल है जो कि लूना का वो आराम से यूज कर सकती है। और नैनी लूना के सामने झुक जाती है और बोलते है कि माय लेडी, मैं भी आपको फॉलो करूंगी। नैनी सोचती है कि उस दिन तुम्हारा एक नया सपना बना। लूना बोलती नैनी से, थैंक यू नैनी, जो कि तुम मेरे साथ ही हो। नैनी कहानी सुनाते हुए बोलती कि और मेरा ड्रीम टूट गया रिवेंज लेने का, और कुछ टाइम बाद तुम्हारे भाई बहनों को सेंस हो गया कि तुम बदल गई हो। तेमोने बोलती है कि तुम्हारे सिबलिंग्स पागलपन और जनूनीपन से ने क्या नहीं अचीव किया। मेरे लिए थोड़ा हार्ड था ये सब सहना, लेकिन उन लोगों ने मुझे एसेसिनेट नहीं किया। और अपने मन में सोचते कि यंग लेडी को इस बारे में पता नहीं है, अगर उन्हें पता चलता है तो खुद को इसके लिए ब्लेम करेगी। मैं उसकी नैनू, मुझे उसके ऊपर ओवरकम करना होगा, लेकिन कैसे? हाँ, मैं हंटिंग ब्लड हाउंड पानूंगी और मैं उन ऑर्फनेज के बच्चों को चॉइस करूंगी। लेकिन एंड में तेमोने को देखते हैं जिसके हाथ में रस्सियां बनी हुई रहती है, वो किसी के पास घुटने टेक के बैठी हुई रहती है। वो बंदा बोलते है कि तेमोने मारियस। तेमोने सोचते हुए बताती है मून सेक्रीफाइस के इंट्रक्शन और बेस्ट एसेसिन ने मुझे धोखा दे दिया। तेमोने के आगे वाला बंदा बोलता है कि इस पॉइंट पे मैं तुम्हारे स्किल और मैं तुम्हारे लॉयल्टी को चाहता हूँ। अगर वो तुम मुझे देती हो तो मैं तुम्हें वो दे दूंगा जो तुम चाहती हो। तेमोने बोलते है कि बस मुझे मार डालो। तो वो बंदा तेमोने के पास जाता है और बोलता है कि पूरी बात तो सुन लो। तुम हमेशा से स्माइल करती हो, लेकिन मैं अच्छे से जानता हूँ जो तुम्हारे स्माइल के पीछे वो क्या है। तेमोने, क्या तुम आज़ाद नहीं होना चाहती हो? क्या तुम उस प्रिंसेस का छोड़ना नहीं चाहती हो जो कि उस बारे में वो कुछ नहीं जानती? तेमोने, कम टू मी, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें फ्रीडम दूंगा। तेमोने बताती है उस दिन जो कि मैं व्हाइट वेल के चारे को देख के उसके चारों तरफ से घूमती थी, मैंने वो खत्म कर दिया और मुझे अपने सेवियर का वॉइस सुनाई दी है, अब प्रेजेंट टाइम का सिंह। और अपने मन में सोचते कि अगर लेडी आपने इसके बारे में सुना तो आपका क्या एक्सप्रेशन होगा। आई एम सॉरी यंग लेडी, अगर मैं मर भी जाती हूँ तो मैं होप करती हूँ कि आप मेरे जैसे नीच और कमीने जैसे लोगों को ज़्यादा दिन तक याद नहीं करेंगे। इससे कोई मैटर नहीं पड़ता है कि क्या रीजन था, लेकिन फैक्ट ये है कि मैंने सीक्रेटली एसेसिन सोल्जर तैयार किए थे और उस पर्सन ने अपनी स्वॉर्ड को यंग मास्टर जिन की ओर कर दिया। भले ही ये मेरा डायरेक्ट ऑर्डर नहीं था, लेकिन ये सबसे बड़ा मेरा पाप है और मुझे अपने पाप को धोने के लिए पे करना होगा।
मतलब ये पनिशमेंट के लिए तैयार है, इसने जो किया है, और उस मास्टरमाइंड के बारे में अभी भी नहीं बताया है। अभी दिखाया जाता है कि वहाँ पर कुछ गार्डियनाइट आने लगते हैं। तमुने बताती है कि इसलिए मैंने पहले ही मेन फैमिली हाउस में अपना रिपोर्ट दे दिया है। जिनको देखते वो कि हैरान हो जाता है। वो गार्डियनाइट को देखते हुए वो बोलता है कि ये तो फैमिली के एग्जीक्यूशन नाइट है। तेमुने वो पहले से एक स्टेप से आगे है। देखो गाइस, मेरा गला बैठा हुआ है, सर्दी है और मैं ठीक से प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसे छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं तेमुने को जो कि गार्डियनाइट के पास जाने लगती है अथी ट्रायल देने के लिए, और वो जाते हुए बोलते हैं कि मैं ट्रायल के बाद आके तुमसे मिलूंगी। तो जिन उसे बोलता है ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास अभी भी कोई ऐसा है जो कि तुम उसके ऊपर भरोसा करती हो। मुझे नहीं पता कि तुमको कौन सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ऐसे बहुत से कम लोग हैं जो फैमिली में ऐसी फैमिली ट्रायल को पास कर चुके हैं। तेमुने बोलती है कि तुम बहुत अजीब बात कर रहे हो यंग मास्टर जिन, मेरे पास सिर्फ लूना है। अगर मुझे एग्जीक्यूट किया भी जाएगा मैं इसमें बहुत हम्बल होंगी। जिन बोलता है कि जो मरने वाला है वो बहुत ज़्यादा नहीं बोला करते। किसी ऐसे पर्सन के लिए जो कि उस पर्सन का पार्ट ही ना हो, क्या उसमें तुम्हें बचाने के लिए एक जरा भी अंडरस्टैंड होगा? जो ऐसा पर्सन जो भी कुछ कर सकता है वो करता है। तो तेमुने बोलते है कि क्या तुम्हारे पास और भी है कुछ कहने को? अगर नहीं है तो मैं जा रही हूँ। तो जिन कुछ नहीं बोल पाता और अपने मन में सोचते है कि जैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है वो सिर्फ लकी नहीं है जो कि इतने दूर तक पहुँच गया। दैट्स राइट, वो पर्सन मुझे ज़रूर छोड़ देगा क्योंकि मेरे पास यंग मास्टर जिन का इंफॉर्मेशन जो है, अगर मैं उस इंफॉर्मेशन का यूज़ करती हूँ उस पर्सन से डील करने के लिए, ऑब्वियसली वो मुझे ज़रूर छोड़ देगा। वो एक नाइट के पास गुजरती है, तभी एक नाइट बोलता है तेमुने उस पर्सन का एक मैसेज है। उसने कहा कि गुड। जब वो हैरान हो जाती है तेमुने, तभी वो नाइट एक शॉट निकालता है, तेमुने की तरफ चला देता है। तेमुने उसे देखती है, तभी वो शॉट उसके पेट में डाल देता है। तभी वो सारे नाइट हैरान हो जाते हैं। लूना वहाँ से उतरते हुए आके बोलती है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी सडनली एग्जीक्यूशन करने की, क्या तुम भूल गए हो कि मैं कौन हूँ? वो मेरी नैनी है, और अपने पूरे पावर को निकालती है प्रेशर के साथ। तुमने मेरे नैनी को मारने का ट्राई किया, और लूना की प्रेशर सारी नाइट के ऊपर पड़ रही होती है। जिन भी देखता है अपने मन में सोचता है तो ये सच हुआ तेमुने, फैमिली एजुकेशन नाइट वो लूना के मैच के नहीं है। जबकि लूना ने अपना डिसीजन ले लिया है तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो चलो ये ठीक है। तभी देखते हैं उस नाइट को जो कि अपने आप को जैसे तैसे संभालता है अपने शॉट के साथ। ऐथी तेमुने के पीछे आ जाता है, अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। ऐथी जिन अपने मन में सोचता है कि वो एक ब्लड हाउंड है, भले ही वो मर जाएंगे लेकिन वो अपने टारगेट को कभी पीछा नहीं छोड़ते मरते दम तक। तभी जिन ऊपर से जंप करता है और उस नाइट का हाथ ही काट देता है, पीछे पलटता है, अपने स्वॉर्ड निकालता है, उस नाइट के गर्दन के ऊपर रखता है और उसका गर्दन ही उड़ा देता है। तभी देखते एक दूसरा नाइट तेमुने की तरफ बढ़ने लगता है। तभी देखते एक बड़े से स्वॉर्ड को लूना ने उसकी तरफ फेंक के मारा होता है अपनी स्वॉर्ड को, और वो बंदा बीच से ही कट जाता है। तेमुने देख के हैरान रहती है। तभी एक चौथा नाइट तेमुने के सामने पहुंच जाता है, उसको मारने ही वाला रहता है। तभी पीछे से एक हाथ आता है, उस नाइट के सर को पकड़ता है और नीचे की ओर धोसोड़ देता है। ये लूना रहती है। तभी वो नाइट अपने एक स्वॉर्ड को या चाकू को पकड़ के लूना के साइड की ओर मार देता है, लेकिन वो स्वॉर्ड ही टूट जाती है। वो नाइट भी हैरान हो जाता है। तभी लूना उसके हाथों को पकड़ती है और बड़ी पैडस तरीके से उखाड़ देती है। तेमुने का पैर ही कपाने लगता है। वो देखती है कि वो सारे नाइट मर चुकी है। जिन उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि तेमुने मैं सही था, तुम्हारे मास्टर का तुम्हें बचाने का कोई इरादा नहीं है। लूना की ओर देखते हैं जो कि उस नाइट का गर्दन पकड़ा हुआ रहती है और बोलती है कि अगर तुम पीसफुली मरना चाहता है तो बस मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दे। तभी वो नाइट कुछ रिएक्ट करता है। लूना शॉक हो जाती है और उसके हेलमेट को उतार के देखती है तो वो एक जला भूना आदमी रहता है और उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है और वो वहीं टपक जाता है। पॉइजन। इससे पहले कि तुम उससे पूछ पाओ उसने अपने आप को पॉइजन खाकर मार डाला। लूना गुस्से में उसके सर को उड़ाते हुए बोलते है कि डैम इट, ये नहीं होना चाहिए था। फिर जिन उस तेमुने के पास जाता है और बोलता है कि जबकि चीज़ें यहाँ तक पहुँच गई है तो अब तुम अपनी आंखें नहीं बंद कर सकती, हमें सब कुछ बता दो। तभी लूना बोलती है कि नहीं, जहाँ तक मैंने तुम्हें देखा है और जिन के बाद सबसे ज़्यादा क्लोज मेरे कौन से भाई बहन थे, क्या तुम मुझे सेमलेस और फुल समझती हो? मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? कैसे कैसे? हाउ नैनी, कैसे? नैनी हंसने लगती है, बोलते है कि हा हा हा, मैं पहले ही से जानती हूँ कि ऐसा होने ही वाला था, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरा एज बढ़ गया, ये सोच के कि मैं एक डायरेक्ट अटैक को भी नहीं रोक पाई। लूना हैरान हो जाती है और नैनी को पकड़ती हुए बोलती है कि नैनी। तभी उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है और बोलती है कि यंग मिस। तो लूना बोलती है कि बात मत करो, मुंह से खून और ज़्यादा निकलेगा। नैनी बोलती है कि सच में? क्या सच में उसने मुझे पॉइजन दे दिया कुजेन ने? लूना रोते हुए बोलती है कि नहीं नहीं नैनी, वो नहीं है जो मैं चाहती थी, प्लीज़ नैनी। नैनी अपने मन में सोचती है कि सच कहूँ तो मैं भी नहीं मरना चाहता हूँ। मैंने तो अपने लेडी से ठीक से माफ़ी भी नहीं मांगी। मैं कुछ और लंबे टाइम तक अपने लेडी के साथ रहना चाहती थी। चीज़ें कहाँ से गलत हो गई? हाँ, उस मूवमेंट पे जो कि यंग लेडी के वजह मैंने अपने माइंड का सोचा, चीज़ें यहीं से गलत हुई। इसलिए मैं कम से कम लास्ट मोमेंट पे उसके लिए कुछ यंग मिस और यंग मास्टर जी मैं जो कहने वाले हूँ उसे प्लीज़ ध्यान से सुने। लूना बोलते कि नहीं रुक जा, तुम्हारा ब्लड और भी निकलते जा रहा है। नैनी बोलते कि अगर मैं तुम्हें अभी भी बता देती हूँ
हूँ तो मेरा पाप वैसे भी नहीं धुलने वाला, लेकिन मैं अभी भी चाहती हूँ कि आप मेरी बात सुने। 15 साल पहले वो मैजिशियन जिसने यंग मास्टर जिन को कर्स दिया वो किडट हॉल से है। जिस पर्सन को मैंने उसके साथ डील करने का ऑर्डर दिया वो पर्सन है। लूना बोलती है तभी नैनी रुक जाओ, मत बोलो, मुंह से खून निकलते जरा, मैं समझ गई। नैनी तभी भी बोलती है कि वो पर्सन जिसने यंग मास्टर जिन को हार्म करने का ऑर्डर दिया वो है जोशुआ रैंकेंडल, सेकंड फ्रेगवेंस का यंग मास्टर जोशुआ रैंकेंडल। वो सबसे छोटे यंग मास्टर जिनके पावर के बारे में जानता है और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी। तभी वो फिर से खांसती है तो उसके मुंह से ब्लड निकलता है। लूना बोलते कि नहीं, तो उसकी नैनी बोलती कि आई एम सॉरी यंग लेडी, तुम्हें हार्म करने के लिए मुझे तुम्हें यह पहले ही बता देना चाहिए था। और वो लूना की तरफ हाथ बढ़ाती है और बोलती है सो। फिर वो अपने फ्लैशबैक के बारे में सोचने लगती है, छोटी लूना के बारे में, और उससे भी छोटी लूना के बारे में सोचती है। और वो उसके गाल को टच करती है और उसका हाथ गिरने लगता है। तभी लूना उसके हाथ को पकड़ लेती है और नैनी का काम खत्म हो जाता है। लूना बोलते कि मॉम, सीन कट होता है। देखते एक मेंशन को, देखते किसी को जो कि धुएं वाले कागज को स्ट्रो के अंदर रफ करता है और ये रहता है जोशुआ रैंकेंडल। वो बोलता है कि तेमुने मारियस, तुम्हें तो प्रॉपर मौत मरना चाहिए था। और तभी बाहर से आवाज आती है, सर जोशुआ, तेमुने के ब्लड हाउंड्स आपसे मिलना चाहते हैं। जोशुआ बोलते हैं कि ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। हम देखते हैं कूजन और बेरिस को जो कि जोशुआ के सामने झुके हुए रहते हैं। और जोशुआ बोलता है कि मैंने सुना है कि तेमुने ने तुम्हें छोड़ दिया है। वो दोनों बोलते हैं कि हाँ। तो तुम लोग यहाँ पर क्यों है, क्या कोई रीजन है? तभी बेरिस अपने हाथ को नीचे पटकते हुए बोलते हैं कि सर जोशुआ, हम कुछ भी करेंगे, प्लीज हमारे माँ के माइंड को चेंज करिए। अगर वो हमारे पास नहीं रहती है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो प्लीज हमारी हेल्प करिए, हम कुछ भी करेंगे। कूजन बोलता है वेरिस को, वेरिस रुक जाओ। तभी जोशुआ अपने सर को हिला देता है। वेरिस हैरान हो जाती है। तभी जोशुआ अपनी जगह से उठ के उनके पास जाने लगता है और बोलते हैं कि कूजन और वेरिस के पास बैठता है और बोलता है कि अन अपॉर्चुनिटी, मैं ये तुम्हारी रिक्वेस्ट को फुलफिल करने में एबल नहीं हूँ, मतलब इसमें मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। और आगे बोलता है कि शायद तुमने अभी तक न्यूज नहीं सुना, तेमुने ने तुम दोनों को अचानक क्यों छोड़ दिया। ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वो तुमसे हेट करती थी, ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो तुम्हें बचाना चाहती थी। तेमुने वो मारी गई एक मैजिक स्वॉर्ड द्वारा जिसका आइडेंटिटी मैं नहीं जानता। यह सुन के वेरिस हैरान हो जाती है। जोशुआ बोलता है कि तेमुने ने कहा कि वो डेंजर में, उसने मुझसे रिक्वेस्ट की, हेल्प की, तो मैंने वहाँ पर 5 एग्जीक्यूशन नाइट को भेजा, लेकिन तेमुने सहित वो सारे मारे गए। बात सुन के दोनों सैड हो जाते हैं। तभी कूजन बोलता है कि वो मैजिक स्वॉर्डमैन वो कौन था, मैं उसे मारने जा रहा हूँ। वेरिस भी बोलते हैं कि हाँ, मैं उसे जान से मार दूंगी। जोशुआ बोलता है कि मैजिक स्वॉर्डमैन सोल्डेट के साथ कॉन्ट्रैक्टेड है, इसके अलावा और मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, नहीं जानता कि वो कहाँ से है और किसे रिलेट करता है। देखते कूजन को जो कि गुस्से के मारे चिल्लाते हुए बोलते कि मैं उसे खोज लूंगा और मार डालूंगा, मैं अपने मदर का बदला लूंगा उससे मार के। तभी जोशुआ बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या फील कर रहे हो, हालांकि अभी टाइम नहीं आया है, क्योंकि वो एक दिन वो मेरे पीछे जरूर आएगा, तो बस हमें तब तक वेट करना होगा। तो क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो और वेट कर सकते हो? मैं भी पे बैक करना चाहता हूँ। ये बात सुन के वो लोग भी थोड़े शांत हो जाते हैं और बोलते हैं कि थैंक यू सर जोशुआ, ये हम पर छोड़ दीजिए। जोशुआ हंसता है और अपने मन में सोचता है कि एक ऐसे माँ के लिए बदला लेना जो कि ब्लड रिलेटेड भी नहीं है, कितना रेडिकुलस। तेमुने, तुमने अपने ब्लड हाउंड को कितने अच्छे से पाला है और मुझे अपने छोटे भाई को भी थैंक्स कहना चाहिए, उसने तेमुने से बहुत जल्दी छुटकारा पा लिया, इससे बेटर गिफ्ट क्या ही हो सकता है। गेट से आवाज आती है कि सर जोशुआ, ये अर्जेंट है, क्या मैं अंदर आऊँ? तो जोशुआ बोलता है कि हाँ अंदर आओ। फिर वो नाइट जोशुआ के कानों में कुछ कहता है। जोशुआ बोलते कि हूँ, क्या पहले ही? तभी कूजन बोलता है कि सर जोशुआ, क्या कुछ हुआ है? तो जोशुआ बोलता है कि माई अपोलोजाइज प्लीज, तो तुम आज के लिए यहाँ से जा सकते हो, मैंने तुम्हारे लिए रहने का बंदोबस्त कर दिया है और तुम लोग मेरे मैसेज का वेट करना जब तक ना मैं बुलाऊं। कूजन बोलता है कि सर जोशुआ, क्या कुछ ऐसा है जो कि हम आपकी इसमें हेल्प कर सकते हैं? तो बोलते हैं कि नहीं, ये ठीक है, बस फैमिली मैटर है। अभी सीन कट होता है, देखते एक बहुत बड़े ब्लास्ट को और देखते एक नाइट को जो कि बोलता है कि इसका क्या मतलब है फर्स्ट फ्रेगरेंस, भले ही तुम फर्स्ट फ्रेगरेंस हो। तभी धुएं में से आवाज होती है कि शट अप, अपना मुंह बंद रखो और बस मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। हम देखते हैं कि ये नूना रहती है और बोलते हैं कि जोशुआ वो कहाँ पर है? वो नाइट बोलता है कि प्लीज स्टे डाउन, तुम फैमिली के रूल के अगेंस्ट जा रही हो। तभी नूना उसके गर्दन को पकड़ लेती है और बोलती है कि रूल, मेरे मुंह पर यह बात दोबारा कभी मत बोलना। फर्स्ट फ्रेगरेंस के रूप में मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ कि जाओ, जो तुम्हें करना है वो कर लो, और मैं वही करूंगी जो कि मैं यहाँ करने के लिए आई हूँ। सारे नेट कपा रहे थे, लेकिन तभी वो लूना की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। तभी एक नाइट जाकर लूना के पीछे से अटैक कर देता है। लूना को कुछ नहीं होता है। तभी वो पीछे पलट कर देखती है और बहुत बड़ा एक लाइट चमकता है और उस नाइट को भी लगता है और सभी नाइट लूना से दूर जाकर फेंका जाते हैं। तभी लूना आगे बढ़ती हुई बोलती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, और अपने शॉट को निकालती है और बोलती है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, मेरा पेशेंट धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तभी लूना को आवाज आती है कि एल्डर सिस्टर तुम यहाँ पर?
सिस्टर। लूना साइड में देखती है ये जोशुआ रहता है। जोशुआ बोलते हैं कि तुम यहाँ पर अचानक से आने से पहले तुम्हें कुछ मैसेज भेज देना चाहिए। जोशुआ के आसपास देखते बहुत सारे नाइट रहते जो कि ब्लैक आर्मर में थे और जोशुआ बोलते हैं कि तुम बहुत ही डाउन दिख रही हो एल्डर सिस्टर। लूना भी थोड़ा हैरान हो जाती है और बोलते हैं कि तुम बहुत पैथेटिक हो जोशुआ, तुम मुझसे डरते हो तो तुम ब्लैक नाइट के पीछे छुपे हुए हो, क्या तुमने सोचा कि मैं तुम्हें मार डालूंगी? जोशुआ बोलता है कि हा सिस्टर डरावने बातें मत बोलो, ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ परेशान करने वाला इंसिडेंट हुआ है। अगर ये तुम्हारे लिए ठीक है तो तुम मुझे उसके बारे में बता सकती हो। मैं तुम्हारे फैमिली के रूप में मैं तुम्हारी सारी बातें सुनता हूँ। लूना को देखते जो घूर के देखने लगती है, अपने स्वॉर्ड को टाइटली पकड़ती है और जोशुआ अपने मन में सोचता है हाँ ये सही है, बड़ी बहन तुम्हारा एक छोटा भाई जिसे तुम मारना चाहती है ये यहाँ पर है, पीछे मत हटो और अपने स्वॉर्ड चलाओ, फैमिली मेरे साथ खड़ी है। तभी लूना एक राहत की सांस लेती है और अपने स्वॉर्ड को पीछे रखती है और बोलती है कि मेरे लिटिल ब्रदर आज मैं तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए नहीं आई हूँ, मुझे जो तुम्हारे प्रति जो अफेक्शन था अंतिम सावधान करने आई थी, जिस दिन वो बच्चा वापस लौटेगा उस दिन तुम उसे हैंडल नहीं कर पाओगे। अगर तुम आज का दिन जैसा भी छिपने की प्लानिंग कर रहे हो तो भाग जाना ही बेटर होगा। जोशुआ सिर्फ हंस रहा होता है। तभी लूना पीछे पलट जाती है और बोलती है कि अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हें आज के दिन ना मरने का बहुत रिग्रेट होगा। जोशुआ भी पीछे पलट जाता है और बोलता है कि कितना अनअपॉर्चुनिटी एल्डर सिस्टर, कभी पावरफुल रही आज वो बकवास कर रही है। लूना भी जाते हुए बोलते कि हाउ फेथफुल तुम सच में हो, तुम जब से छोटे थे तब से अभी तक बिल्कुल नहीं बदले। तभी जोशुआ पीछे पलटता है और लूना को देखता है और बोलता है कि अपने मन में मेरी सबसे बड़ी बहन अलग रखना कंटिन्यू रखो, अभी चिप फैमिली की वजह से मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा, बट जब सब कुछ खत्म हो जाएगा और रेनकिंडल मेरा हो जाएगा तो सबसे पहले तुम वो पर्सन होगे जिससे मैं छुटकारा पाऊंगा। सीन कट होता है, देखते हैं जिन को और लूना को। जिन बोलता है लूना से क्या बड़ी बहन कहीं आपको चोट लगी है? तो लूना बोलती कि नहीं मैं ठीक हूँ। थैंक यू जिन, तुम्हारे एडवाइस के लिए थैंक यू, मैं अपने इमोशन पे काबू करने में एबल थी। जिन बोलता है कि जबकि जोशुआ उस सिचुएशन में तुम्हें कंट्रोल करने का रीजन खोज रहा था। लूना अपने हाथ टाइट करते हुए बोलते कि हाँ जैसा कि तुमने कहा वो मुझे प्रोवोक कर रहा था ब्लैक नाइट के पीछे छिप के। जिन अपने मन में सोचता है कि ब्लैक नाइट फैमिली के कई नाइट में से टॉप 10 नाइट को पोजीशन दिया जाता है। ब्लैक नाइट जो कि पेट्रियच और उसकी वाइफ की बातें सुनते हैं, लेकिन वो जोशुआ के साथ खड़े थे। मदर मुझे नहीं पता कि उसने फादर को कैसे मनाया, बट ब्लैक नाइट ने जोशुआ का साइड लिया है। जिन और लूना एक ग्रेव के पास खड़े थे और जिन बोलता है कि ये एक भयानक पॉइजन है, ये सोचकर कि ये एक बॉडी को भी पूरी तरह से डिजॉर्व कर देगा। लूना अपने आंसू पोंछते हुए बोलते कि हाँ इसलिए मैं नैनी को बॉडी को दफन भी नहीं कर पाई। मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि उसके ही साइड के लोगों ने उसे पॉइजन करा। अगर उसे वह लोग मिल गए जिन्होंने उसको ट्रस्ट वर्दी को भी बिट्रे कर दिया, तब मुझे थोड़ा समझ में आता नहीं ये सही नहीं है, ये मेरी फॉल्ट है। अगर मुझे ये पहले ही पता रहता तो मैं उसे कंफर्ट करती, तो यह पहली बार में नहीं होता। तो उसकी बात सुन के जिन उसकी ओर देखता है, अपने मन में सोचता है हालांकि उसने उसको धोखा दिया तब भी वह उसकी असली फैमिली थी और जोशुआ उसका भाई अब से एनिमी बन गया। तो अभी लूना के दिल को कंफर्ट कौन कर सकता है? देखो गाइस मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, शायद मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि उस नैनी को पॉइजन देने वाले उसी के ब्लड हाउंड थे, लेकिन वैसी बात नहीं है। वो पॉइजन देने वाले वो एग्जीक्यूशन नाइट थे जो कि उनके स्वॉर्ड के ऊपर लगा हुआ था। और बात यहाँ चल रही है कि लूना को नैनी ने भी धोखा दिया और उसके भाई ने भी अपने धोखा दिया। अगर लूना नैनी को अच्छे से संभालती तो ऐसा उसके साथ कभी नहीं होता। चलो अब कहानी के ऊपर आते हैं। लूना बोलते है कि जब से मैं छोटा थी तब मुझे अपने भाइयों के साथ लड़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। नहीं मैं डर गई थी, पास चला आया गया टेररिस्ट जो सिबलिंग्स को मार के पेट्रियच बनते हैं। मुझे डर था कि मैं और मेरे भाई बहन पास्ट को दोबारा दोहराएंगे। जिन बोलते कि हाँ इसलिए तुम फैमिली को प्रोटेक्ट करने वाली एक स्वॉर्ड बन गई। तुम्हारा थैंक यू नोना कि हम में से कोई नहीं मरा। लूना बोलते कि हाँ मुझे लगा कि मैंने उसे अचीव कर लिया, लेकिन मैं स्टूपिड थी। अब मैं समझा कि मैं सिर्फ इसलिए भाग रहा था क्योंकि मैं फाइट से डर गई थी और अब मैं अपने कार्वर्ड का प्राइस चुका रही हूँ। बट अब और नहीं होगा, एक स्वॉर्ड जो कि फैमिली को प्रोटेक्ट करती है। जिन हैरान हो जाता है, बोलता है कि एल्डर सिस्टर। तभी लूना अपने स्वॉर्ड को पकड़ती है और नीचे की ओर गाड़ देती है और जिन से बोलती है अगर दूसरे लोग तुम्हारे पीछे जाते हैं तो मैं उन्हें काट डालूंगी, अगर तुम चाहो तो मैं उन्हें भी काट डालूंगी जो तुम्हें खतरे में डालता है। और नीचे बैठ जाती है और बोलती है कि इस मोमेंट पे ये स्वॉर्ड अब तुम्हारा है। और अपने मन में सोचती है कि सब कुछ मेरी फॉल्ट है। तेमूने और जोशुआ, अगर मैं खुद को सांत्वना देती तो ये सब कुछ नहीं होता। तो ये सही है, मैं जिन की हेल्प करने जा रही हूँ, अगर मुझे अपने भाइयों से मुंह मोड़ना ही क्यों ना पड़े। ये मेरी कार्वेट की प्राइस है। तभी जिन को देखते वो भी अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए नीचे गाड़ देता
जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा लूना, जो तुम्हें खतरे में डालेगा। अगर मुझे अपने भाइयों बहनों को मारना ही क्यों ना पड़े, मैं उसे भी मार डालूंगा। तुम्हें याद है कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या करते हैं और तुम क्या बनते हो, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। लूना हैरान हो जाती है और अपने मन में सोचती है जिन, और उसी को वही पल याद आने लगते हैं। और लूना बोलती है कि जिन मेरे छोटे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं और तुम क्या बनते हो और क्या करते हो, लेकिन मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगी। फिर जिन लूना के पास जाते है, उसे गले लगा लेता है और बोलते है कि जी जी मैं फ्रेगरेंस बन के लौटूंगा, तब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, जबकि हम फैमिली है। लूना भी अपने आंख बंद कर लेती है, जिन को गले लगा लेती है और बोलते है कि हाँ मेरा सबसे छोटा एरोगेंट भाई वो मेरा फैमिली है, मैं अपना सब कुछ दूंगी और तुम्हें पेट्रियाज बनाऊंगी। सीन कट होता है, देखते हैं मॉर्गन को जो कि गुस्से में बोलते हैं क्या उसने एक मैजिशियन का यूज किया तुम्हें कर्स देने के लिए, वो सन ऑफ बीस्ट जोशुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना टाइम बीत गया है, लेकिन टेमर के टाइम पे यह नहीं होता। गिली भी बोलते हैं कि मेरा अभी शौक कम भी नहीं हुआ है, लेकिन जोशुआ रोज का बेटा, वो तभी बोलते हैं कि सॉरी मैंने आपके सामने रूट बोला यंग मास्टर जी। मॉर्गन बोलते हैं कि कोई बात नहीं स्ट्रॉबेरी पी, अगर तुम इसे बाहर नहीं निकालती हो तो तुम बीमार पड़ जाओगी, ठीक है मेरे बात तुम दोहराना। वो जोशुआ सन ऑफ बीच और उसे बहुत दम भर कर लियाता है और बोलता है कि हाउ रिफ्रेशिंग, ये कितना अब अच्छा लग रहा। ये सारे गालियाँ जिन भी सुन रहा होता है। तभी गिली बोलते हैं कि मोर इम्पोर्टेंट बात जोशुआ वो आपको क्यों नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जिन बोलता है कि इसके कई रीजन है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो कुछ भी नहीं कर रहा है, भले ही वो जानता है कि मैंने सोल्डेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। गिली बोलते हैं कि दैट्स राइट, उन्होंने स्टॉर्म कैसल को स्टूप को तोड़ दिया और आपको हार्म करने का ट्राई किया, लेकिन उसने मेन संपत्ति पे कुछ भी करने की कोशिश नहीं की। इन बोलता है कि हमें इसका रीजन पता लगाना चाहिए और अपने मन में सोचता है कि अगर मेरा सोच सही है तो वो प्रोबेबली। फिर मॉर्गन की तरफ देखता है, मॉर्गन को कुछ समझ में नहीं आता है। जिन आगे सोचते हुए बताता है कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट के बाद एनिया के बारे में किया, उसके बारे में सोचते हुए और ये फैक्ट कि चिप्पल फैमिली एक कोड के कॉन्ट्रैक्ट को भी चुरा सकता है। हालांकि भले ही वो जोशुआ है, लेकिन फिर भी उसे चिप्पल फैमिली के करीब नहीं जाना चाहिए। तो क्या इसका यह मतलब है कि तुम दूसरे तरीके को जानते हो जो कि गॉड के कॉन्ट्रैक्ट को चुरा सकते हो। ये सारी बातें कंक्लूजन निकाल रहा होता है, तभी पीछे से आता है कश्मीरी और बोलता है कि यंग मास्टर जी ने जो रिक्वेस्ट किया था हमने उसके बारे में लोकेशन पता कर लिया है। उस कागज को लेते हुए बोलता है कि क्या पहले ही, तो वो बोलता है कि हाँ वो एक काफी फेमस मैजिशियन है, मेट्रोलो स्टेट कॉन्टिनेंट से रिलेट करता है और वो रिटायर्ड है। वह चिप्पल फैमिली में एक हाई रैंक एकेडमी चलाता है और अपना नाम यूज करता है अलमन नाम का। बताया जाता है कि वो वहाँ पर एक खास टाइप की मैजिक को रिसर्च करता है। तभी जिन बोलता है कि सर कश्मीरी, मॉर्गन और गिली मेरा एक रिक्वेस्ट है। और उस कागज को जलाते हुए बोलता है कि फॉर द 3 months फॉर डोंट लुक दिस, मतलब कि 3 महीने तक मुझे मत खोजना। यहाँ से सीन कट होता है, देखते हैं कुछ लोगों को जो कि अपने अपने काम कर रहे होते। तभी दरवाजे पे कोई आता है और गेट को ठुकठुकाता है। सभी की नज़र उसके ऊपर जाती है। हम लोग देखते हैं एक बंदे को जिसने काले कलर का अपना कपड़ा पहना था और वो जाता है एक ओल्ड मैन के पास और बोलता है कि एक्सक्यूज मी, क्या तुम ही अमल हो? तो वो ओल्ड मैन बोलता है कि तुम कौन हो? वो बंदा बोलता है कि मैं हैज स्प्रिंग मैजिशियन हूँ, मुझे ह्यूगो बेल बोलते हैं। मैं इस टाइम फेमस मैजिशियन एकेडमी मेल्टरो जा रहा हूँ, बट मैंने सुना यहाँ पर एक नोबल सेज इंस्ट्रक्शन है। वो ओल्ड मैन बोलता है कि एक एस्पिरिंग मैजिशियन। सभी लोग उसकी तरफ देखते हैं। तभी वो ओल्ड मैन अपने टेबल पर हाथ पटकता है और बोलता है सभी से, तुम इस तरह क्या देख रहे हो कि लो यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं सबको डिसेबल बना दूंगा। सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। वो ओल्ड मैन अपने मैजिक को शांत करता है। फिर उस काले कपड़े वाले से पूछता है कि ठीक है अब तुम कौन हो? तो वो काले कपड़े वाला बंदा बोलता है कि मैंने कहा कि मैं एक एस स्प्रिंग मैजिशियन हूँ। ओल्ड मैन बोलता है कि मजाक करना बंद करो, तुमने इसे छिपाने की कोशिश की, लेकिन वो बॉडी एक ऐसा बॉडी जो कि पूरे लाइफ अपने वेपन के साथ ट्रेनिंग किया गया है। वो बंदा भी हैरान हो जाता है। तभी वो ओल्ड मैन बोलता है आगे, और उस बॉडी के अंदर 7 स्टार का मैजिक भी है, एक एन एस्पिरिंग मैजिक। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बना सकते हो? और घूर के बोलता है कि खुद को रिवील करो, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं ये मेक श्योर करूंगा कि तुम अपने बॉडी के अंदर दोबारा मैजिक नहीं कर पाओगे। वो बंदा बोलता है कि ठीक है, तो मैं अपना दोबारा इंट्रोडक्शन करता हूँ और अपने चेहरे पे से कपड़े हटाते हुए बोलता है कि मेरा नाम ह्यूगो विल हिस्टोर है, मैं आखिरी सर्वाइवर हूँ हिस्टर फैमिली का। वो ओल्ड मैन चिल्लाते हुए बोलता है क्या हिस्टर फैमिली, इसकी तुलना चिप्पल फैमिली से की जा सकती है, उनकी मैजिशियन की, तुम झूठ बोल रहे हो।
चिप्पल फैमिली ने पूरी तरह हिस्टर फैमिली को खत्म कर दिया है। ह्यूगोल तभी अपने केब में से एक बुक को निकालते हुए बोलता है, तो प्लीज जरा इस पर एक नजर डाले। मर्सनरी का कमांडर, उसने मुझे एक अनाथ बच्चे के रूप में पाला और उसने मुझे ये ग्रीमोर दिया उसके मरने टाइम से पहले, और उसने मेरे जन्म के बारे में भी बताया। और इस बुक का राइटर है सुजिल हिस्टर। वो ओल्डमैन बोलता है कि वो मुझे दो, तो ह्यूगोल बोलता है कि मैं इसे दिखा सकता हूँ लेकिन मैं इसे टच करने नहीं दे सकता। मैंने शपथ लिया है कि मेरे अलावा इस बुक को मेरा बिना परमिशन के इसे कोई नहीं पढ़ पाएगा। अगर तुम इसे छूना चाहते हो तो मुझे मार डालो। ओल्डमैन बोलता है कि ठीक है, चलो उस बुक को तुम खुद ही खोलो। ह्यूगोल उस बुक को खोल देता है। वो ओल्डमैन अपने मन में सोचता है कि ये कैसे हो सकता है, ये सिक्योरिटी सिस्टम, ये सच में हिस्टर ग्रीमोर ही है। मेरे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि जब मैंने उसके बारे में अवशेषें खोजी तो मैं उनकी तलाश में था, लेकिन मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। मुझे इसको सामने से देखना होगा। फिर वो ह्यूगोविल से बोलता है कि क्या तुमने आज रात रुकने के लिए जगह को खोजा? फॉलो मी, मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हें ट्रीट करूंगा। फिर देखते अगले सीन में उसको एक जगह पर लेके जाता है और वो ओल्डमैन बताता है ये मेरा जगह है और इस जगह के बारे में कोई नहीं जानता, यहाँ पर सिक्योरिटी भी है। तो क्या अब तुम मुझे बताना चाहोगे कि तुम लास्ट सर्वाइवल कैसे बचे? ह्यूगोल बताता है कि एक अनाथ के रूप में मेरा पालन पोषण ग्रे नामक मर्सनरी के कैप्टन ने किया था। मैं बचपन से ही शॉट चलाते आ रहा हूँ, लेकिन मेरे पास उसका कोई टैलेंट नहीं था। हालांकि मैजिक मैं एक पल में ही उसको सीखने में एबल हो गया था, जैसा कि मैं पहले से ही इसका यूज कर सकता हूँ। और वो फैमिली की विरासत जो कि कमांडर के वसीयत पर थी, उस जगह से विजिट करने के बाद हुआ। वो ओल्डमैन अपने मन में सोचता है कि हिस्टर फैमिली के रिकॉर्ड मैजिक जिसने चिप्पल फैमिली को भी खतरे में डाल दिया, जो कि फरवेकिंग निर्माणक हिस्ट्री में पारंगित थे, यह उन्हें अच्छे से ग्रोथ करने के एक्सप्लेन करता है। ह्यूगोल आगे बोलता है कि लेकिन उस मोमेंट पे चिप्पल फैमिली ने मेरा पीछा करना स्टार्ट कर दिया और मैंने एकेडमी जाने का डिसाइड किया और अपने आइडेंटिटी बदल के वहाँ पर रहने का प्लान किया। ओल्डमैन बोलता है कि भले ये 300 साल पहले हुआ, लेकिन वो लोग ऐसा कुछ नहीं छोड़ेंगे जिन्हें उनसे खतरा हो। उन्होंने कम से कम 10 मिलियन का बाउंटी रखा होगा। ह्यूगोविल बोलता है कि 10 मिलियन। तभी ओल्डमैन बोलता है कि चॉइस। वो हैरान हो जाता है। ओल्डमैन बताता है कि तुम्हारे पास 2 चॉइस है। अगर तुम्हारे चिप्पल फैमिली पीछे पड़ी है, तुम इसे ऐसे ही कंटिन्यू रखते हो तो वो एक दिन तुम्हें जरूर मार देंगे। तुम मेरे अप्रेंटिस बन जाओ और तुम अपना नाम हिस्ट्री में लिख पाओगे, और मेरा असली नाम कीडो हॉल है। और अपने हाथ में मैजिक लाते हुए बोलता है कि वो लोग मुझे काउंटर फॉलो कीडो हॉल कहते हैं। ह्यूगोल हैरान हो जाता है और बोलता है कि क्या तुम सीरियस हो? क्या तुम वही हो काउंटर फॉलो कीडो हॉल? ओल्डमैन बोलते हैं कि हाँ, लगता है कि तुम मेरे बारे में जानते हो क्योंकि मेरा नाम पहले ही फेमस था। ह्यूगोल बोलता है कि मुझे कैसे नहीं पता होगा, मैंने सुना है कि चिप्पल फैमिली के हेल्प किए बिना तुम नाइट स्टार मैजिशियन तक पहुंचे, ये स्टोरी चला है। और मैंने यहाँ तक सुना है कि तुम उनके अगेंस्ट भी चले गए थे। कीडो बोलता है कि हाँ, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। कीडो बोलता है कि अगर तुम मेरा अप्रेंटिस बनते हो तो मैं तुम्हें अपना मैजिक सिखाऊंगा काउंटर फॉलो, और तुम मेरे बाद तुम अपना नाम हिस्ट्री में लिखा पाओगे काउंटर फॉलो के नाम से। और अजीब से शक्ल बनाते हुए बोलता है कि नाउ चॉइस करो, क्या तुम मेरा अप्रेंटिस बनोगे हिस्टर? फिर कीडो बताता है कि हिस्टर एक रेयर मैजिक फैमिली। बहुत पहले मुझे कॉन्सिडेंटली एक मुझे अवशेष मिला और मैं मोहित हो गया और मैंने पीछा किया, लेकिन एक पॉइंट के बाद मुझे क्लू मिलना बंद हो गया। और जब मैं हार मानने ही वाला था तभी ह्यूगोल हिस्टर वो मेरे पास अपेयर हो गया, और उसके पास जो ग्रीमोर है मैं उसके साथ मैं अपने काउंटर फॉलो मैजिक को और भी बेटर करने में एबल हो जाऊंगा, और मैं ह्यूगोल को मैजिक को परफेक्टली करने में भी एबल हो जाऊंगा, नहीं मेरा अप्रेंटिस। अगर ऐसा होता है तो मैं जिंदा रह पाऊंगा। और देखते ह्यूगोल को जो काउंटर फॉलो मैजिक को कर रहा होता है, और वो ओल्डमैन देखता है और बोलता है कि अमेजिंग, अब तुम इंटेंस काउंटर फॉलो सिस्टम सीखना स्टार्ट कर सकते हो। ह्यूगोल बोलता है कि तुम्हारा थैंक यू, ये सब तुम्हारी वजह से है टीचर। कीडो बोलता है कि लेकिन ह्यूगोल तुम जानते हो कि क्या ये ठीक है कि तुम मुझे वो हिस्टर की ग्रीमोर दिखाओ? ह्यूगोल बोलता है कि नहीं। तो वो कैडेट बोलता है कि लेकिन क्यों? ह्यूगोल बोलता है कि जैसा कि मैंने तुम्हें बताया मेरा कन्वेक्शन उससे जुड़ा है। कैडेट अपने छड़ी को पटकते हुए बोलता है कि वो स्टूपिड कन्वेक्शन, और गुस्से से बोलता है कि मैं अपनी पावर से उस ग्रीमर को बहुत इजीली चुरा सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा अभी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। अगर तुम मुझे वो अभी नहीं देते हो। तभी वो शांत हो जाते हैं और बोलता है कि नेवर माइंड, छोड़ जाने दो, मैं ये तुम्हारा और इम्प्रूव नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। तभी ह्यूगोल बोलता है तो फिर इसके बारे में क्या ख्याल है मास्टर? चलो हम लोग अपने कन्वेक्शन को शेयर करें। वो कीडो बोलता है कैसे?
ह्यूजल बोलता है कि तुम मुझे किसी ऐसे चीज का देखभाल करने दो जो कि तुम्हारे लाइफ जितना प्रीसियस हो। प्लीज तुम मुझे काउंटर फॉलो की बुक दो। उसके बाद में तभी किडो ये सुन के हैरान हो जाता है, लेकिन तभी वो बोलता है कि ठीक है तुम बस वेट करो, ये बैकलैन किंगडम के स्टोर रूम में मैं लेके आता हूँ। ह्यूजल बोलता है कि यस मास्टर। किडट बोलता है जाते हुए कि मैं जा रहा हूँ उस बुक को लाने, तब तक तुम काउंटर फॉलो सिस्टम को सीखते रहो। वो ओल्ड मैन अपने मन में सोचता है कि काउंटर फॉलो की बुक वो मेरे मैजिक का सोर्स है। मेरे मरने के बाद मैं उसको अपने ग्रेव के अंदर डालने के प्लानिंग कर रहा था, बट फिर भी हिस्टर ग्रीमोर को पढ़ने से क्या ही फायदा होगा। नहीं, अगर वो मेरे पास रहेगा तो मैं चिपल से भी आगे निकल जाऊंगा। और वो एक जगह पहुंच जाता है और बोलता है कि बस ह्यूगवाल वेट करो, मैं जल्दी वापस आऊंगा। सीन कट होता है, देखते ह्यूगवाल को जो कि कुछ कर रहा होता है, तभी पीछे से आवाज आती है ह्यूगवाल। तो वो पीछे पलट के देखता है, ये किडो रहता है और ह्यूगवाल बोलता है कि तुम वापस आ गए मास्टर। किडो बोलता है कि क्या तुमने काउंटर फॉलो सिस्टम को प्रैक्टिकल इंस्टेंस किया। ह्यूगवाल उस मैजिक को करते हुए बोलता है कि हाँ, ये पावर इस नेचुरल मुझे फील होता है कि ये मेरे पास पहले ही सही थी। वो किडो खुश हो जाता है, अपने मन में सोचता है कि अमेजिंग, मैं जानता था कि वो बच्चा एक जीनियस है। बोलता है कि ग्रेट जॉब, और ये रहा वो बुक जिसके बारे में तुम कह रहे थे। फिर वो ह्यूगवाल के हाथों में दे देता है और बोलता है कि ना अब फाइनली। तो ह्यूगवाल बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, मैं अभी लेके आता हूँ। ह्यूगवाल भी इस ग्रीमोर को किडो को दे देता है। किडो बोलता है कि हाँ फाइनली, और उससे बोलता है ह्यूगवाल से मुझे ये समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर तुम्हें काउंटर फॉलो की बुक को जितना पढ़ना है तुम उतना पढ़ सकते हो। ह्यूजल बोलता है कि मैं अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचा हूं जहां पर मैं तुम्हारे काम का डीप मीनिंग को समझ सकूं, लेकिन फिर भी मुझे खुशी है कि तुमने मुझे ये काउंटर फॉलो की बुक किडो दी। बोलता है कि ठीक है तुम ऐसे ही फील करते हो, और वैसे भी जब से तुमने काउंटर फॉलो सिस्टम सीखना स्टार्ट किया है तो हमें अब ये रियल प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देना चाहिए। तुम क्या सोचते हो ह्यूजल, क्या तुम इसका टेस्ट बग्स पर करना चाहोगे। ह्यूगल बोलता है क्या कीड़े काउंटर फॉलो ह्यूमन के अलावा और भी चीजों पे काम करेगा। कीड़ो बोलता है कि हूँ, मेरा मतलब ये नहीं था ह्यूगल, मैं उन गाँवों के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि हमारे जैसे रहने वाले वहाँ पर रहते हैं। वो कीड़े, वो चीजें जो जिंदा रहती है और सांस लेती है, उस पर टेस्ट करना बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। मैं अपने टाइम पे भी उनका यूज करता था अपने टेस्ट करने के लिए। ह्यूजल बोलता है कि ठीक है, लेकिन मास्टर मेरा एक रिक्वेस्ट है। उसका मास्टर बोलता है कि हूँ। तो ह्यूजल बोलता है कि इससे पहले कि मैं उनका यूज करूँ अपने टेस्ट के लिए, उससे पहले आप मुझ पर काउंटर फॉलो का यूज करें। क्या मेरे लिए ये एक्सपीरियंस करना बेटर नहीं होगा कि मुझे कैसा फील होता है कि मेरा प्रैक्टिकल कितना इफेक्टिव है। हंसते हुए बोलता है कि हा कितना इम्प्रेसिव, अगर तुम उन्हें लापरवाही से मारते रहोगे तो कैपिटल गार्ड दौड़ते हुए आ जाएंगे। फिर अपने काउंटर फॉलो मैजिक का यूज करते हुए बोलता है कि ह्यूजल इसे ध्यान से देखना, मैं तुम्हें एक काउंटर फॉलो बम दिखाऊंगा। फिर उसके ऊपर काउंटर फॉलो कर देता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे मानव को एब्जॉर्ब करूंगा और तुम उस पर फोकस और उसको फील करना। तभी किडो हैरान हो जाता है, बोलता है कि काउंटर फॉलो स्टार्ट क्यों नहीं हुआ। नहीं, मुझे मत बताना कि ह्यूगो 7 स्टार से भी ज़्यादा का मैजिशियन है। नहीं, ये उससे भी बियॉन्ड है। वो और भी ज़्यादा मैजिक करने लगता है। हैरान हो जाता है, बोलते हैं कि नहीं, ये तो 9 स्टार से भी बियॉन्ड है। तभी अचानक से उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है और ह्यूजल से बोलते हैं कि क्या ये क्या हुआ। तभी ह्यूजल एक स्माइल देता है और बोलता है कि मास्टर इधर देखो। एक मिरर को दिखा देता है। तुम लोग को पता ही होगा कि ये मिरर किसका है, और वो बोलता है कि ये एक मिरर है जो कि एक आर्टिफैक्ट है और इसके अंदर एंडलेस माना है। और इसके अलावा थैंक्स कि तुमने मुझे काउंटर फॉलो की बुक दिया। ओरिजिनली ये जिप्पल फैमिली को मिलता है और वो लोग इसका गलत यूज करते और पूरा वर्ल्ड पेन से गुजरता। फिर अपने पैकेट में हाथ डालता है और कुछ निकालता है, अपने सर पे गिराने लगता है और बोलता है कि और ओरिजिनली तुम्हारी वजह से मैं अपने पूरे लाइफ पेन में गुजरा हूँ। फिर वो अपने चश्मे को भी फेंक देता है और बोलता है कि 15 साल पहले क्या तुम्हें स्टॉर्म कैसल के एक न्यू बेबी के बारे में याद है जिसको तुमने कर्ज दिया था। फिर वो अपने लेंस को भी निकाल देता है। हम देखते हैं कि ये जीन रहता है और बोलता है कि मैं वही हूँ, जीन रेंकेंडल, मैं नर्क से आया हूँ तुम्हें मारने के लिए। तभी कीटो बोलता है कि नहीं, ऐसा कोई रास्ता नहीं है, मैंने सुना था कि वो मर्सनरी का। तो जीन बोलता है कि हाँ यूजुअल वो उसकी रियल सर्वाइवल की कहानी है। तभी अचानक से जीन उसके चेहरे पर एक लात मारता है और बोलता है कि 44 साल हो गए कीटो, हर तरीके से तिरस्कार और शर्मिंदगी सहने के बाद मैं डेड लोगों में से एक हूँ जो कि यहाँ तक मुझे पहुँचने में 44 साल लग गए। ज़्यादा रिग्रेट फील मत करो, मैं उस बुक का यूज़ करूँगा जो कि उस बुक में तुमने अपना सारा लाइफ लगा दिया। ये बहुत ज़्यादा अनफेयर नहीं है ना। काउंटर फॉलो मैजिक जो कि तुमने बनाया वो हिस्टोट फैमिली से रिलेटेड है। कीडो बोलता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। तो जिन बोलता है कि मैं पूरे वर्ल्ड में इसके बारे में बताऊंगा कि ये हिस्टोट फैमिली का मैजिक है। अगर मैं ऐसा करता हूँ जो कुछ भी तुमने अचीव किया है वो सब गायब हो जाएंगे। कीडो बोलता है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, मुझे याद रखा जाएगा और मेरा नाम हिस्ट्री में लिखा जाएगा। जिन कुछ से
गुस्से में आ जाता है और अपने पैर के प्रेशर को और देने लगता है और उसके सर को ही क्रश कर देता है। जिन बोलता है कि तुम्हें जो कमीशन मिला और तुम्हें कर्ज जो दिया, शायद यहीं से ये सब स्टार्ट हुआ था। तुम्हें तो थैंक्सफुल होना चाहिए कि मैंने तुम्हें पीसफुल मौत दिया। फिर अपने स्वॉर्ड को निकालता है और दीवार के ऊपर कुछ लिख देता है। उस पर लिखा हुआ रहता है कि तुम इस तरह शांति से नहीं मर पाओगे, और अपने नाम भी लिख देता है, जीन ग्रे। फिर उस घर को पूरी तरह से आग लगा देता है और बोलता है कि तुम नहीं जोशुआ, बस तुम थोड़ा इंतजार करो, ये तो बस शुरुआत हुआ है। इसी के साथ ये फाइनल चैप्टर खत्म और ये सीजन भी खत्म। तुम्हें वहाँ पर एक नोटिस दिख रहा होगा जो कि सीजन 1 एंडिंग का और ब्रेक का अनाउंसमेंट दिख रहा होगा। तो तुम लोग ये नोटिस को पढ़ सकते हो, और जो नहीं पढ़ सकते मैं शॉर्ट में ही बता देता हूँ। टू ऑल रीडर्स, सभी मानवा रीडर्स, शॉर्ट मास्टर द यंगेस्ट सन, तुम्हारा थैंक यू इस मानवा के ऊपर सपोर्ट दिखाने के लिए। और हम लोगों ने शॉर्ट मास्टर द यंगेस्ट सन के 100 चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है, इसलिए हमें थोड़ा कुछ टाइम चाहिए और हम लोग एक ब्रेक पर जा रहे, और हम लोग 3 महीने बाद वापस आएंगे सीजन 2 के साथ और भी बेटर नए कंटेंट के साथ। ये 2023 आप लोगों के साथ बिता के हमें बहुत अच्छा लगा। हम लोग न्यू कंटेंट के साथ अब 2024 में लौटेंगे और वगैरह वगैरह। हाँ, अगेंस्ट थैंक्स इस मानवा के ऊपर सपोर्ट दिखाने के लिए। तो ये होप है कि आप लोग इस वीडियो के ऊपर 2000 लाइक कर देंगे।